अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑडियो नॉवल बुक। इस मरतबा हम आपके लिए मुकम्मल नॉवल लेके आए हैं। नॉवल राह दिल के मकीन, अबय नूर अब्बास। दुआ दुआ राइट्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं। देखिए, नावल जो है ना वो राइटर ने लिखा होता है। जैसे कि नावल नूर अब्बास ने लिखा है। लास्ट नावल जो हमने अभी पार्ट में अपलोड किया वो राबिया ज़ीशान ने लिखा है। उससे पढ़ा हमने होता है। तो आप जब भी तारीफ़ करते हैं ना, कि अगर आपको मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी नावल पसंद आए, कोई पार्ट या कुछ भी पसंद आए, तो वो जिसने लिखा है ना उसकी तारीफ़ किया करें। अगर आपको पढ़ने वाले की आवाज़ पसंद आती है तो आप ऐसे बोला करें कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी आवाज़ में सुनना पसंद है, मतलब आवाज़ को लेके ऐसे कमेंट किया करें। और आपका नावल अच्छा है ऐसे मत बोला करें। राबिया ज़ीशान का नावल अच्छा है, या मतलब ये नावल अच्छा था, इनकी राइटर ने अच्छा लिखा है, ऐसे बोला करें। राइटर का नाम लेकर उनकी तारीफ़ किया करें, या राइटर को ही क्रेडिट दिया करें। अगर आपको आवाज़ पसंद आ रही है या ऐसा कुछ भी, तो वो हमें बोला करें, ठीक है। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप बोलें आपका नावल अच्छा है, या ये चैनल अच्छे नावल दे रहा है। वो भी ठीक है, ये चैनल आप चैनल के हवाले से बोलें, लेकिन आपको जो नावल का नाम के नीचे राइटर का नाम है तो वो आप बोला करें, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर साउंड करता है। इस तरह राइटर को उनकी तारीफ़ मिल जाती है, तो यही अच्छा है, ठीक है। राह दिल के मकीन बाय नूर अब्बास, ठीक है। इसकी राइटर का नाम नूर अब्बास है। नावल को हम भी पहली मरतबा रीड करने लगे हैं, तो आई होप कि आप सबको पसंद आए। एक्सक्यूज़ मी, मुझे FIR कटवानी है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे कि मुझे किस तरफ जाना है। वो एक मुलजिम की हिस्ट्री सुन रहा था जब ये मुतरन्नम सी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। बीबी जी, आप इस तरफ चली जाएं। हवलदार बाछे छेड़े चढ़ाए, आई थिंक आना है, बोला। थैंक्स। वो शान बेनियाजी से हवलदार की बताई टेबल तक आई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे FIR दर्ज करवानी है। वो इस टेबल पर मौजूद सब इंस्पेक्टर से मुखातिब हुई। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो बैठे ही अवाम की खिदमत के लिए हैं जी। वो मोटी तोंद वाला सब इंस्पेक्टर अपनी तोंद को अंदर करता बामुश्किल फंसी आवाज़ में बोला। क्या रिपोर्ट दर्ज करवानी है, क्या हरासमेंट किया है किसी ने। वह सब इंस्पेक्टर ज़्यादा ही जोश में आ गया। नहीं, वो एक लफ्ज़ी जवाब देती बोली। तो फिर कोई धोखा देकर भाग गया, इसे हवालात की सैर करवाना चाहती हैं। बताएं मुझे, अभी साले को जेल में लाते हैं। इसने अब की बार नफ़ी में सर हिलाया। तो क्या पर्स चोरी हो गया और इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें थी। आप मुझे इन चीज़ों के नाम दर्ज करवाएं। आप कुछ बोलने देंगे तभी तो हम बोलेंगे ना। अजीब है, आप कब से ही खुद ही अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। अगर आप इतने ही जीनियस होते तो अब तक इसी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नहीं होते आप। बड़े आए, इसने साफ साफ पुलिस वाले की इंसल्ट की। यूनी जाते वक्त मेरा NIC कार्ड कहीं गिर गया था, इसकी FIR कटवाने आई हूँ ताकि नया बनवा सकूँ। अब के वो बरहमी से बोली, जबकि अब वो पुलिस वाला शराफत के जामे में आता हवलदार को FIR लिखने का इशारा कर गया। कब से गुम है बीबी जी, हवलदार ने पूछा। 2 दिन हो गए हैं, वो मुंह बनाए बोली। नाम क्या है, हवलदार ने पूछा। जवाब में इसने अपनी NIC कार्ड की फ़ोटोकॉपी हवलदार को थमाई, जिस पर वह खामोशी से सारे कॉल रजिस्टर पर लिखने लगा। ये लें बीबी जी, अब आप नादरा में ले जाकर जमा करवा लें। वो तो मैं करवा ही लूँगी। वो हवलदार से कागज़ छिपटती अपनी दोस्त का हाथ थामती वहाँ से निकली और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठती चली गई, जबकि वो जो काफ़ी देर से अपने ऑफिस में बैठा इसकी आवाज़ से अपने कानों को मुनव्वर कर रहा था, बाहर आ गया। अभी थोड़ी देर पहले कोई मोहतरमा यहाँ से गई हैं, वो किस लिए आई थी। जी वो FIR के लिए। वही सब इंस्पेक्टर अपनी दांतों की नुमाइश करता बताने लगा। अच्छा, किस सिलसिले में, इसने पूछा, जबकि लहजा सरसरी सा था। जी इनका NIC गुम हो गया था, तो इसी सिलसिले में आई थी। रजिस्टर दिखाओ मुझे FIR का। इसने हवलदार से रजिस्टर मांगा। हवलदार ने फ़ौरन इसके हवाले किया। तुम ज़रा कम ही ओवर स्मार्ट बना करो, क्योंकि तुम जितनी कोशिश करते हो इतने स्मार्ट हो नहीं, ना सरापे से ना अक्ल से। वो इसकी मोटी तोंद की तरफ इशारा करता बोला और अपने कैबिन आ गया। आज की डेट लिस्ट में सिर्फ इसी मोहतरमा की FIR थी। नाम नायाब राना वल्द सेठ राना उमर। ओ, तो आप सेठ राना उमर की छोटी साहबजादी हैं। तो आखिर बिल्ली थैली से बाहर आ ही गई। फिर तो खूब मज़ा आने वाला है इस बिल्ली चूहे के खेल में। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे सेठ राना। वो रजिस्टर पूरी कुव्वत से बंद करता नफरत से बोला। इस पे कुछ लफ्ज़ ना मिस हैं, मतलब कुछ लफ्ज़ नहीं लिखे हुए, जैसे रजिस्टर लाउ नहीं लिखा, मतलब वो लिखा हुआ है, वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे ऐसे। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, इसकी दोनों शहजादियाँ बाबा बाबा
दाखिल हुआ। इसकी दोनों शहजादियाँ बाबा बाबा करती इसके पैरों से लिपट गई। रोज़ का यही मामूल था। इसकी गाड़ी के हान से ही पहचान जाती थी कि बाबा आके। बाबा, हरीम ने मुझे मारा। मरीम ने बहन की शिकायत लगाई, जबकि इसकी बात पर हरीम ने मुंह फुला लिया। आय हाय राशिदा, लेकर जा इन आफत की परकालों को अंदर। आते साथ ही मेरे बेटे को चिमट जाती हैं। ये भी नहीं देखती कि वो कितना थक के आया है। बस आते साथ ही एक दूसरे की शिकायतें लगाने लग जाती हैं। वो तराब अली की दादी थी। शुरू से ही दोनों बच्चियों से खार खाती थी। पता नहीं क्यों दादी की बात पर वो दोनों सहम कर मजीद बाप से चिमट गई। अरे नहीं दादी, बल्कि इनको देख के ही मेरी सारी थकन अरफो चक्कर हो जाती है। बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं। ये बात तो बरखुरदार आपने बिल्कुल ठीक की। वाकई बेटियों से ही तो घर में रौनक होती है। अब के ज़ाहद अली तराब के बाप ने वहां आते हुए कहा, शाबाश ज़ाहद, तुम दोनों हमेशा की तरह माँ और दादी को ही झूठा करना। मैं इस बात से कभी इनकार करती हूँ, पर इनकी माँ का भी तो पता चले ना, कौन है, कहाँ है, किस खानदान से है भी या नहीं, है भी सही या नहीं, क्या पता किसका गुनाह। बस दादी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, इनकी माँ मेरी यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, जो कि मुझे मेरी परियों का तोहफा देकर अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए प्लीज़, आप इसे अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं कर सकती तो कम से कम बुरे लफ्ज़ों में लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल ना करें। कहते साथ ही वो दोनों को बाजू में उठा अपने रूम में ले गया, जबकि दादी पीछे तिलमिला कर रह गई। देखा तूने ज़ाहद पुत्र, इतना सा था, हाथ के इशारे से बताया क्या, जब तुम्हारी बीवी तुम्हें तनहा कर गई, तब तन्हाई के ख्याल से इसकी माँ बन गई और आज वो मेरे ही मुंह को आ रहा है ना। क्या कहा है मैंने इससे? सिर्फ बहू के खानदान का ही तो पूछती हूँ, ताकि कल 4 लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि पोते ने शादी कहाँ की, कौन से खानदान की लड़की थी, तो बताओ भला मैं क्या जवाब दूंगी। जबकि नफीसा भी मुझे बारहा शहला के लिए कह रही है कि तराब से बात करो शादी की। अब बताओ भला, ये जो अचानक से 2 बच्चियां ले आया है ना, इनकी माँ का पता ना, ये पता इसने शादी कब की, बस ये बताइए, बच्ची मेरी बच्चियां हैं और इनकी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। अब के जहाँ आरा बेगम फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा आप तसल्ली रखें, अभी वो परेशान है, अभी वो बिन माँ की बच्चियां हैं, तो इसी वजह से तराब थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएगा। आप ऐसे करें, नफीसा के कान में तराब की शादी और इसकी बच्चियों की बात टाल दें। अगर फिर भी वो आमादा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। बस एक बार तराब हामी भले इस शादी के लिए, फिर बच्चियों का क्या करना है मुझे अच्छे से मालूम है। मेरी नवासी और बेगानी औलाद को पाले, अल्लाह जाने जायज़ भी है कि ना। बेटे की बात पर उस बात में सर हिलाती दिल में बोली, जबकि ज़ाहद अली माँ की सोच से बेखबर खुश से हो गए। वो यूनी से हॉस्टल जाने के लिए निकली कि अचानक एक गाड़ी इसके करीब से निकली। इससे पहले वो कुछ समझती कि कुछ बंदे इस गाड़ी से निकले और ज़बरदस्ती इसे इस गाड़ी में डालने लगे। जबकि नायाब मुसलसल हाथ पाँव मार रही थी, तभी किसी ने इसकी नाक पर एक रुमाल रखा, जिससे वो मुकम्मल बेहोश हो गई। इसे जब होश आया तो इसने खुद को किसी कमरे के बेड पर लेटा पाया। वो खुद को वहां लेटा पाकर एकदम से उठ खड़ी हुई। अपने वजूद पर इसने अपना दुपट्टा ना पाया। इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो वो इससे बेड की दूसरी तरफ पड़ा मिला। वो जल्दी से दुपट्टे की तरफ बढ़ती, दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने इर्द गिर्द लपेटा। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक मुलाजमा टाइप खातून कमरे में दाखिल हुई, जिसके हाथ में सिर्फ चौड़ा और दूसरी चीज़ें थी। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? नायाब इस औरत की जानिब बढ़ी। मैम साहब जी ने ये कितना ऑकवर्ड लगता है। आज हमने गौर किया, मैम के पीछे साहब लगाना। मैम साहिबा ठीक है, मैम साहिबा, वेट, मैम ही ठीक है। मैम साहब जी ने ये चीज़ें भेजी हैं, अब जल्दी से तैयार हो जाएं, फिर थोड़ी देर बाद आपका साहब जी से निकाह है। नहीं, आपको तो इस औरत की बात सुनकर दिमाग ही खोल उठा था। ऐसे कैसे भला निकाह ऐसे भी हो सकता है? ना जान ना पहचान, आगे हम पढ़ देते हैं तक्केदा मेहमान। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया भला? इस तरह भी निकाह होता है? नहीं, आप चीखी। वो मुझे नहीं मालूम, सीधी तरह तैयार हो जाए वरना फिर अपनी बर्बादी के लिए तैयार है। वो औरत नयाब से कहती वहां से चल दी। जाते हुए दरवाज़ा लॉक करना ना भूली थी, जबकि नयाब भी इसके पीछे गई, पर तब तक दरवाज़ा लॉक हो चुका था। एक खुदाया, मैं कहाँ फंस गई? मेरा फ़ोन। इसे कुछ याद है, इसने अपना बैग सारे रूम में ढूंढा, पर वहाँ कुछ होता तो मिलता ना। दूसरे कमरे में अली बैठा ये सब एलसीडी की स्क्रीन पर देख रहा था। नायाब थकार कर बेड पर बैठ गई थी। तभी कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया। नायाब डर गई थी। शाम ढल के रात की स्याही में तब्दील हो चुकी थी। चांद की पहली दूसरी तारीख होने की वजह से रोशनी भी ना होने के बराबर थी। नायाब जैसे अंधेरे से फोबिया था, कुछ बैद नहीं था कि चीखें मार मार कर सारा घर सर पर उठा लेती कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई कमरे में दाखिल हुआ। नज़र तो कुछ ना आया, पर किसी के मजबूत कदमों की छाप नायाब को सुनाई दी, जो बिल्कुल इसके करीब आकर रुकी, जैसे आने वाले को मालूम हो कि नायाब कहाँ है। नायाब जो डर कर खड़ी हो गई थी, इसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। मैं तुम्हारा जवाब सुनने आया हूँ। लहजा सख्त
नयाब की रीढ़ की हड्डी तक में सरसराहट होने लगी। मेरा जवाब अब भी वही है। नयाब अपनी कपकपाते लहजे पर काबू पाती बामुश्किल बोली, मुझे सिर्फ हाँ में जवाब चाहिए। ज़बान दराज औरतें मुझे कतई पसंद नहीं है, समझी? वो इसका मुंह दबोचता बोला, देखें आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। वो मज़ाहमत करती बामुश्किल बोली, जिसमें वो नाकाम रही। मैंने कहा, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। वो ज़्यादा ज़ोर से दबोचता बोला, ना। नयाब ने भी तकलीफ की इंतहा पर पहुंचते हुए कहा, ठीक है, निकाह तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था, वरना मेरा काम तो वैसे ही हो जाएगा। कहते साथ इसने नयाब को बेड पर गिराया और खुद इसके ऊपर झुक के आया। इसके दोनों तरफ हाथ रखता वो इस पर झुकने लगा कि वह चीखी, मैं राजी हूँ। नयाब ने करब से आंखें नीचे कहा, क्या? मैंने सुना नहीं। वो इसके कान पर झुककर बोला, हाँ हाँ। नयाब जोर जोर से बोली, जबकि इसका यूं कहना मुकाबल के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गया, जिसे अंधेरे के सबब नयाब देखने से अनजान थी। गुड गर्ल, जल्दी से रेडी हो जाओ। अली कहता इसके ऊपर से, यूं ही ठीक है, भला लाश को कौन तैयार करता है? पीछे से नयाब की आवाज़ सुनाई थी, मैंने जो कहा है वो करो, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। अली कहता बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरा रोशनी में नहा गया। अली के जाने के बाद वो बेतहाशा रोई और बिलाखिर खुद को हालात के धारे पर छोड़ती, कपड़े उठाती, तैयार होने चलती। फिर कुछ ही देर बाद वो नायाब राना उमर से नायाब अली बन चुकी थी। निकाह के बाद इसको इस शख्स के पहलू में बिठाया गया जिससे इस वक्त सबसे ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी। इसी नफरत के ज़ेरे सर इसने एक नज़र गलत भी ना डाली इस पर। फोटो वगैरह के बाद वही मुलाजमा इसे वापस इसी कमरे में ले गई। कमरे में आते ही इसने फ़ौरन से बिस्तर अपना आप इस लिबास से आज़ाद किया और यूनिफॉर्म ज़ेबितन किया। वाशरूम से बाहर आई तो कमरे में फिर अंधेरा था, जबकि कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी थी, जिसमें से इसे सोफे पर एक वजूद बैठा नजर आया जो टांग पर टांग रखे इसको ताड़ने में मसरूफ था। नायाब को धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। लिबास क्यों चेंज किया तुमने? कमरे में इसी की सर्द सी आवाज़ गूंजी। आपने ही कहा था कि अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो तुम अगर सोच रही हो कि तुम्हें घर जाने की परमिशन मिल जाएगी तो तुम्हारी भूल है। मैं तो हरगिज़ ये नहीं कहा था। वो इसकी बात काटता सुकून से बोला, प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे मेरे हॉस्टल छोड़ आएँ। सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? वो मैंने बनाई, कुछ नहीं सोच रहे होंगे। इन्हें मालूम है तुम अपने कज़न के साथ किसी इमरजेंसी की सूरत में अपने घर गई हो और 1 वीक बाद ही आओगी। मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल और वार्डन से बात कर ली है, इसलिए ईजी रहो। वह सुकून से बोलता अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता चलता इस तक आया। अभी तो आप ये बताएं ज़ोचा मोहतरमा, किस खुशी में आपने लिबास चेंज किया, जबकि अभी तो मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं था। वो इसे अपने बाजू के हिसार में लेता इसकी कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, जबकि इसकी इतनी कुर्बत पर नायाब की हथेलियां पसीने से भीग गई। टेल मी, वो अपनी गिरफ्त से में सख्ती लाता बोला, जबकि नायाब को लगा इसकी उंगलियां इसकी कमर में पेस्ट हो गई हैं। इधर मीर लिखा है, ओ नो, फिर से एक मीर। हमें तो जो चीज़ मिलती है ना वाफर मकदार में मिल जाती है, एक मरतबा स्टार्टिंग। पहले पता नहीं कौन से नावल हमें मिल रहे थे, फिर मीर वाला, और अब फिर ये एक और मीर आ गया। प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, वो भीगी आवाज़ में बोली। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, वो अनसुना कर गया। सॉरी, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। नायाब सर झुकाए रंधी हुई आवाज़ में बोली, गुड डिसीजन, जाओ और 5 मिनट में आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। इसकी पेशानी को चूमता नरमी से इसे आज़ाद करता बोला। नायाब जल्दी से वाशरूम में भागी। अगले 4 मिनट में वो लिबास चेंज करके आ गई। यहाँ अली ने इसे अपने पास बेड पर बुलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसके नज़दीक गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। अली ने एक हाथ बढ़ाकर इसे अपनी जानिब खींचा, जिस पर वो धड़ाम से इसके ऊपर गिरी। नायाब उठने लगी, लेकिन अली ने इसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। रात बीतती चली गई। अगले दिन जब नायाब उठी तो रूम में अकेली ही थी। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए अपनी एक ही दिल में बदल जाने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। कौन था वह शख्स? क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? क्यों किया इसने ऐसा? बहुत से सवाल थे नायाब के ज़हन में, लेकिन वो इसके जवाबों से अनजान थी। हत्ता कि हैरानकुन बात थी ना, एक शख्स नायाब पर अपनी छाप छोड़ चुका था, लेकिन नायाब ने इसे देखा तक नहीं था। दिन यूं ही गुजरने लगे। अली इस दिन के बाद से दोबारा नहीं आया। घर में सिर्फ वो और मुलाजमा ही थी, जो वहीं अपने बाल बच्चों के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। इसने करेट कर मुलाजमा से कई बार अली के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। अली नामी शख्स के जिसके निकाह में वो इस वक्त थी, वो इसे एक सोने के पिंजरे में कैद कर गया था और वापस पलट कर ना आया। हफ्ता होने को आया था। वो पूरा घर घूम फिर कर बोर हो चुकी थी। इसे घर का कोना कोना हिफ्स हो गया था। इस पर यासियत सी छाने लगी थी। वो घंटों एक ही जगह पर बैठी अपनी आइंदा की ज़िंदगी के बारे में ही सोचती रहती। अभी भी वो कमरे के पिछले लॉन में थी, तभी मुलाजमा इसका कॉलेज बैग उठाए इसके पास आई। मैम साहब ने कहा है आप अब जा सकती हैं, ये आपका बैग और ड्राइवर बाहर गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा है। जबकि वह मुलाजमा की बात पर हैरतज़दा रह गई, जैसे इसे समझ ना आया हो कि इसे हंसना चाहिए या रोना। मुलाजमा से कुछ पूछना बेकार ही लगा, इसलिए चुपचाप अपना बैग थामती मुलाजमा की मैयत
आई थिंक यहाँ पे कुछ और वर्ड आना है। चलती बाहर पोस्ट तक आई। अंदर कहीं वो इसकी एक एक चिनबिश को बखौर देख रहा था। वो खामोशी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलती बैठ गई। इसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हुई और बंगले की गेट से निकलती चली गई। गाड़ी की आवाज़ पर वो अपने कमरे की खिड़की से इसे देखने लगा, जो सर झुकाए पता नहीं अपने हाथों में क्या खोज रही थी। फिर देखते ही देखते वो इसकी नज़रों से ओझल हो गई। सॉरी मेरी जान, तुम्हें तकलीफ देने के लिए। एक खामोश सा आंसू इसकी आंख से फिसला। वो खिड़की बंद करके बेड पर आकर लेट गया। कमरे में हर जगह नायाब की खुशबू फैली हुई थी। वह महसूस करता आंखें मूंद गया। इसे हॉस्टल में आया दूसरा दिन था। वो जो सोच रही थी सब इससे तरह तरह के सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी ने इससे कुछ ना पूछा, जैसा कि अली ने इससे कहा था। लेकिन फिर वही बात, इसकी सोच यही आकर ठहरती कि अली ने आखिर इसे अगवा क्यों किया। क्या वाकई इसका इरादा नायाब के साथ कुछ गलत करने का था, जिसके लिए इसने निकाह किया ताकि अपने अमल को हलाल गर्दाने। वो इसके लिए सिर्फ एक इसकी ज़रूरत थी जिसे इस्तेमाल करके भूल गया था। वो कॉलेज से छुट्टी के टाइम हॉस्टल के लिए जा रही थी कि तभी इसके पास एक गार्ड हाथ जोड़े एहतराम से खड़ा हुआ। मैम साहब आपका इस गाड़ी में वेट कर रहे हैं। वेट मैम साहब आपका इस गाड़ी में वेट कर रहे हैं। गार्ड की बात पर इसने बेताबी से इस जानिब देखा तो ब्लैक कलर की गाड़ी नजर आई, लेकिन शीशे बंद होने की वजह से इसे कोई नजर ना आया। तो मैं क्या करूं, नायाब तंग कर बोले। तभी गार्ड का मोबाइल फ़ोन बचा। गार्ड ने फ़ोन कान से लगाया जब इसे कुछ कहा गया, जिसे सुनते इसने फ़ोन नायाब की जानिब बढ़ाया, जिसे इसने गार्ड की जानिब देखते हुए थामा। गार्ड ने इसे देखने पर अपने कंधे उचकाए। नायाब ने कपकपाते हुए फ़ोन कान पर लगा लिया। सीधी शराफत से गाड़ी में आओ नायाब। फ़ोन की स्पीकर से आवाज़ उभरी। लेकिन मैं नहीं आ सकती, पहले ही काफ़ी छुट्टियां हो चुकी हैं मेरी, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई का काफ़ी लॉस हो चुका है। वुमेन मनाते हुए बोली। तो क्या है वो, सॉरी जो कहा है वो करो फ़ौरन, वरना अगर मैं आ गया तो तुम्हें इस सबसे मसला होगा ज़्यादा। अली ने वार्निंग देते लहजे में कहा। लेकिन नो आर्ग्यूमेंट, लास्ट वार्निंग। ओके, वो मायूस कुन लहजे में कहती मोबाइल गार्ड को पकड़ाती, गार्ड के पीछे चलती। गार्ड ने आगे बढ़कर इसके लिए दरवाज़ा खोला और नायाब के बैठने पर दरवाज़ा बंद किया। गाड़ी में ब्लैक शीशे लगे थे और इनके आगे पर्दे पड़े थे, इसलिए गाड़ी में रोशनी ना होने के बराबर थी, जबकि वो दुश्मन जहां ड्राइवर के साथ आगे ही बैठा था। नायाब के बैठते ही गाड़ी फुल स्पीड पर रवां हुई। पौने घंटे के बाद वो अपनी मंजिल मकसूद पर थे। गाड़ी बंगले के अंदर दाखिल हुई तो अली के इशारे पर ड्राइवर बाहर निकल गया। अभी मुझे किसी काम से ज़रूरी जाना है, पर शाम को कोशिश करूंगा जल्दी आ सकूँ, मेरा इंतज़ार करना। कहते साथ इसने नायाब को जाने का इशारा किया, जिस पर वो गुस्से का घूंट पीती बाहर निकल गई, जबकि दिल में ठान चुकी थी आज तो वह इस पहेली को ख़त्म करके रहेगी। शाम में वह साबिम मूल तैयार होकर अली का इंतजार कर रही थी। रूम की रोशनी गुल होते ही इसे कमरे में किसी के दाखिल होने की आवाज़ आई, जो बिल्कुल इसके करीब आ रुका था। नायाब, इसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें पड़ती महसूस हुई। कौन है आप, प्लीज़ बताएं ना। ये सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है। आखिर क्या मकसद है आपका मुझसे यूँ निकाह करना, फिर मेरे सामने ना आना। अब ये कौन सी बला है, नायाब ने पूछा। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। मैं नायाब हूँ। गलत, तुम नायाब नहीं हो, तुम हो ही नहीं सकती नायाब, तुम साहब हो, मेरी साहब। वेट अ सेकेंड, अब ये साहब कौन है, ये क्या हो रहा है आखिर, या तो हम पागल हो गए हैं या हमें पागल किया जा रहा है। नायाब नहीं है, साहब है। अली ने इसे दोनों बाजू से पकड़ते हुए झंझोड़ते हुए कहा। क्या कह रहे हैं आप, मैं नायाब हूँ, साहब मेरी बड़ी बहन थी। एक मिनट, आप साहब को कैसे जानते हैं। वो वहशत ज़दा से होती इसके हिसार से निकली। कौन है आप, आपके नायाब को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अली ने कमरे की लाइट ऑन की। कौन है अल्फाज नहीं आपके मुंह में ही रह के जब अली ने अपना रुख मोड़ा। आप, वो इसे देख कर सकते में आ गई। हाँ, मैं तराब अली, साहब राना का शोहर और इसकी बच्चों का बाप। तराब के इत्मीनान में ज़रा बराबर भी फ़र्क न आया, जबकि वो अपनी बहनोई को अपने शोहर के रूप में देखकर बेयकीन सी बेड पर गिरने से अंदाज में बैठी। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। क्यों किया ऐसा? क्या मेरी बहन को मार कर आपको चैन नहीं मिला था, जो आप मुझे भी बर्बाद करने चले हैं। वो फूट फूट कर रोती। क्यों ना रोती अपनी हरामा नसीबी पर, जैसे सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानती थी, वही इसके जिस्म जान का मालिक बन बैठा था। तुम गलत समझती हो कि मैंने तुम्हें ट्रैप किया है, बल्कि तुमसे निकाह करके मैंने तुम्हें किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनने से रोक लिया है। तराब इसके कदमों में बैठता इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले पकड़ते हुए बोला। झूठ, सब झूठ। सच कह रहे थे बाबा, मुझे अकेले पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए था। मुझे लोगों की परख नहीं है। पहले भी मेरी मासूम बहन को किसी ने अपनी बातों में बहला फुसला लिया था, कहीं अब कोई मेरे साथ भी वैसा ना करे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दोनों ही बार इनकी बेटियों के साथ कुछ गलत करने वाला एक ही शख्स होगा। वो इसके हाथों को झटकते हुए बोली। तुम एक बार तहम्मुल से मेरी बात सुन तो लो। तराब अब की बार थोड़ा सख्त लहजे में बोला।
था और ये सख्ती इसके लहजे में राना उमर का नाम लेने से आई थी। कुछ नहीं सुना मुझे, बल्कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। कहते साथ ही वो बेड से उठी। इससे पहले बाहर जाती तराब ने इसका हाथ पकड़कर अपनी सिमत खींचा, जिससे वो संभलने का मौका ना पाती इसके सीने से आ लगी। खबरदार, जो तुमने इस कमरे से बाहर एक कदम भी निकाला तो जब तक कि तुम खुद को मेरी बात सुनने के लिए मादा नहीं कर सकती। कहते साथ ही तराब ने इसे बेड पर धकेला और खुद बाहर निकलकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया। सादिया माँ वो मुलाजमा को आवाज़ देने लगा। सॉरी, सईदा लिखा है, वो भी गलत लिखा है, आइन भी डाली है वैसे इन्होंने। जी साहब, वो दौड़ कर आई। खबरदार ने आप मुझे इस कमरे से निकलती नजर ना आए। खाना पीना पहना ओढ़ना सब दो, लेकिन इसे इस कमरे तक ही महदूद रखो जब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। वो कमरे की दरवाजे पर निगाहें गाड़े बोला, जैसे नयाब मुसलसल पीट रही थी। मुलाजमा ने इसकी बात पर सर हिलाया। तराब वहाँ से निकलता चला गया। अब ये पता नहीं दरमियान में कौन सा ट्विस्ट है। हमें पहले ही लग रहा था ये वही होगा, क्या कहते हैं, उन दो बच्चियों का बाप, लेकिन इसकी सिस्टर का कुछ सीन होगा, इसका नहीं पता था। शाम के साए फैल चुके थे जब इसने जाहद पैलेस में कदम रखा। हसाबे मामूल गाड़ी का हॉर्न सुनती दोनों परियां दौड़ती हुई और बाप के कदमों से लिपट गई। तराब ने झुककर दोनों परियों को बाजू में समेटा, लेकिन ये क्या, हरीम का हाथ देखकर इसके दिल पर हाथ पड़ा, जिसकी जिल्द एकदम सुरख थी। ये क्या हुआ बच्चे? तराब ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बाबा, वो ना मेड आंटी ने ना यहाँ गरम चम्मच लगाया। मरियम मासूम सी शक्ल बनाते बाप को शिकायत लगा गई। क्या मेड की इतनी हिम्मत? वो दोनों को बाजू में भरे घर के लाउंज में आया। आफिया, आफिया, वो मेड को पुकारता धाड़ा था। मेड फौरन पहुंची और अब नदामत से सर झुकाए खड़ी थी। आफिया मैडम, ज़रा ये बताएं कि आप यहाँ काम मुफ्त में करती हैं? वो सर्दपन से बोला। नहीं साहब, पैसे लेती हूँ, वो कपकपाती आवाज़ में बोली। आपका काम क्या है? अब तराब फिर बोला। जी, हरीम बेबी और मरियम बेबी की देखभाल, वो लड़ते हुए बोली। चलो शुक्र है याद तो है, फिर इस हरकत की वजह पूछ सकता हूँ? तराब ने कहते साथ ही मरियम का सुरख हाथ आगे किया। सॉरी सर, गलती से हो गया। मैं हरीम मैडम के लिए नूडल्स बना रही थी कि मरियम बेबी वहाँ आकर जिद करने लगी। इसी सब में गर्म स्पून मरियम बेबी के हाथ पर गिर गया। मेड ने गड़बड़ाते हुए बात मुकम्मल की। बाबा झूठ बोल रही है, मैंने इनसे सिर्फ एक बार ही कहा था, जिस पर उन्होंने गर्म स्पून मेरे हाथ पर लगा कर कहा और नूडल्स चाहिए। साथ ये भी कहा कि माँ तो पैदा करके मर गई, मुसीबतें मेरे लिए छोड़ गई। मरियम के इंकशाफ पर तो तराब लर्ज कर रह गया, जबकि मेड का चेहरा सफ़ेद लट्टे की मानित हो गया था। और करो ऐसी हरकतें, तुम्हें क्या पता आजकल के बच्चे कितने तेज़ हो गए हैं। नौज़बिल्ला, हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी जो आपी, उनकी जो बेटी है ना, इतनी बातें करती है, बता नहीं सकते। मतलब ना अभी 2 साल की हुई है अगस्त में, और उसकी बातें, वैसे उसकी ज़ुबान तो होती है लेकिन बातें बहुत करती है, जैसे बड़े नहीं करते वैसे। वो तो दिन में 10वीं बार ही नहीं इनकी माँ के हवाले से कोई ना कोई बात बोल जाती थी। ये सोच करके मरियम और हरीम तो बच्चियां हैं, इन्हें भला क्या समझ, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बच्चियां वो होती हैं जिनके माँ बाप दोनों सलामत होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी हस्ती का इंतकाल हो जाए तो वो बच्चे हद से ज़्यादा हसास और समझदार हो जाते हैं। देख रहे हो तराब कैसे ज़बान चला रही है, अभी 4 साल की ही तो कैसे फराटे से झूठ बोल रही है। आफिया बेचारी सारा दिन इन दोनों के आगे पीछे हलकान होती रहती है। अगर आज गलती से इस बच्ची का हाथ चल भी गया तो क्या हो गया? क्या कल को अगर यही गलती इन बच्चियों की माँ से होती तो तू इसको भी सबके सामने यूं ही सलील करता? नफीसा बेगम भी लाउंज में आती मेड की साइड लेती बोली। नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप हरीम से पूछ लें, बल्कि ग्रैनी झूठ बोल रही हैं। मेड आंटी हमारे कोई काम नहीं करती, बल्कि वो ज़्यादातर ग्रैनी का काम करती है। कभी इनके पाँव दबाती है, कभी सर की मालिश करती है। हम जब मेड आंटी से कोई काम कहती हैं तो ग्रैनी हमें डांट कर भगा देती है। मरीम की बात पर ग्रैनी जो मेड को बचाने आई थी, अपना आप खतरे में पड़ता देखकर गड़बड़ा गई। देखो कैसे मुंह भर भर के झूठ बोल रही है। थोड़ी देर बाद तो कहेगी ग्रैनी पापा भी यही कहते हैं, वो कहते हैं। ग्रैनी ने अपनी बात पर पर्दा डालना चाहा, पर आगे भी इनकी ही परपोती थी। नहीं बाबा, ग्रैंड पापा तो बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार भी करते हैं और हमें चॉकलेट भी ला कर देते हैं, हमें घुमाने भी ले जाते हैं। सही कहते हैं बच्चे, मन के सच्चे होते हैं, इनका दिल आईने की तरह साफ होता है। और करो। अब वो पता चल गया। पहले होता था किसी को थप्पड़ मार देना तो वो चुप रहता था। जैसे हम अब बचपन में ना, जब हम छोटे थे और हमारी सबसे छोटी बहन का ना हमारा 6 साल का एज डिफरेंस है, तो हम उसके थप्पड़ लगा के खुद ही से चुप करवाते थे। बड़ा मज़ा आता था वैसे। कैसी अजीब सी, मतलब ना उसे पहले रुलाना फिर उसे चुप करवाते रहा।
तब नहीं बच्चे शिकायत लगाते थे। अब वो हल्का सा मार लो तो तब तक चुप नहीं होते जब तक माँ के पूछना ले कि किसने मारे, क्या हुआ। नौज़बिल्ला। जो रवैया इनके साथ रखा हुआ इनके दिल पर नक्श छोड़ जाता है। मरीम की बात पर अब कि वो सचमुच बौखला गई। आफिया, आपको कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। पर सर वो बौखलाई। बस शुक्र करो कि मैंने तुम्हें अंदर नहीं किया, रहम करके छोड़ आऊँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपनी बच्चियों के साथ इस तरह रवा रखेगी। इस सलूक की वजह से वो ज़मीन में गड़ा होता। कहते हुए वो नफीसा बेगम पर एक अफसोस भरी नज़र डालकर बच्चियों के लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ा कि दादी की आवाज़ पर रुका। तभी कहती हूँ शादी कर लो, माँ आएगी तो खुद ही संभाल लेगी और यकीनन वो माँ आपकी नवासी शहीला ही होगी। वो तंजिया बोला। हाँ तो इसमें खराबी ही क्या है? नफीसा बेगम डठाई से बोली। वो क्या है ना, मुझे अपनी बच्चियों के लिए माँ चाहिए, ना कि चलता फिरता ब्यूटी पार्लर। तराब ये कहता सीढ़ियाँ चढ़ गया। जबकि तराब की बात नफीसा बेगम का बीपी हाई कर गई। तराब ने रूम में आते बच्चियों को बेड पर बिठाया और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर इसमें से ट्यूब निकालने लगा। मतलूबा ट्यूब मिलते ही वो बेड के 5 घुटनों के बल बैठता। मरियम का हाथ पकड़कर पहले इस पर बोसा दिया और फिर नरमी से इस पर ट्यूब लगा दी, जबकि आंखें नम थी ये सोचकर कि इसकी बेटी को कितनी तकलीफ हुई होगी। बाबा आप क्यों रो रहे हैं? मरियम के मुकाबले में हरीम कदर एहसास ही थी। फ़ौरन बाप की आंखों में नमी भांप गई। कुछ नहीं बच्चे, वैसी आंख में कुछ चला क्या था। वो हरीम को अपने साथ लगाता बोला। बाबा आप आज हमें कहानी सुनाएंगे ना, फेरी वाली, कल जहाँ से कल छोड़ी थी ना। मरियम ने बाप के गाल पर हाथ रखकर इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। जी मेरी जान, आप दोनों लेट जाएं, बाबा अभी आए हाथ धोकर। तराब फर्स्ट एड बॉक्स दोबारा अलमारी में रखें। वाशरूम की जाने बढ़ा, फिर हाथ धोकर इनके दरमियान लेट गया। दोनों कंधों पर दोनों बच्चों के सर थे। वही ने कहानी सुनाने लगा। मरियम तो हमेशा की तरह कहानी सुनते सुनते ही सो गई, जबकि हरीम ने पूरी कहानी सुनी। बाबा क्या सच में जिनकी मदद नहीं होती इनकी परी मदद करती है, जैसे सिंड्रेला की थी, इनकी विशेष पूरी करती हैं? हरीम ने बाप का रुख अपनी जानिब करते कहा। बिल्कुल होती हैं बाबा की जान। आपने परी से कौन सी विश करनी है? तराब ने इसके गाल पर बोसा देते हुए कहा। मैं विश करूंगी कि या तो हमारी परी हमारे मामा को वापस हमारे पास ले आएं या मुझे मामा के पास ले जाएं। मुझे मामा के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाबा। हरीम की बात पर वो लर्ज कर रह गया था। ऐसा नहीं कहते हरीम, क्या आपके बाबा आपसे प्यार नहीं करते क्या? नहीं बाबा, आप करते हैं ना, आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा हो। फिर आइंदा ऐसी बात कभी मत कहना। आप दोनों ही मेरी जान हो, मेरी कुल कायनात। आपकी मम्मा के बगैर तो मैं जी रहा हूँ, लेकिन अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो आपका बाबा भी जी ना पाएगा। वो हरीम को और मरियम को खुद में पींचता जज्बाती होता बोला, जबकि मरियम नींद में इस प्यार के मज़ारे पर कसमस आई। बाबा आपसे एक और बात पूछूं? हरीम ने इजाज़त चाही। वो शायद आज ही सारी बातें अपने बाबा से कह देना चाहती थी। हाँ पूछो बच्चे। तराब के लहजे में मलामियत थी। बाबा ये हराफा क्या होती है और बदचलन? हरीम तराब के एकदम गुस्से से चीखा। हरीम तो हरीम, मरियम भी डर के मारे उठ बैठी, जबकि तराब हरीम की आंखों में आंसू देखकर बेड से उठकर कमरे में चक्कर काटने लगा ताकि अपना गुस्सा ठंडा कर सके। बच्चे आपसे ये सब किसने कहा है? तराब ने खुद को कंपोज करते हुए हरीम से पूछा, जबकि हरीम ने शदीद नाराजगी से तराब से मुंह फेर। हरीम बच्चे ओके, आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। बच्चे बाबा जानी को माफ़ कर दो। बाबा जानी ने कान पकड़े। अगर बाबा जानी की लिटिल डॉल बाबा को माफ़ करेगी तो बाबा के पास है एक सरप्राइज़। तराब ने लालच दिया। सच में बाबा? मरियम के कान भी सरप्राइज़ के नाम पर खड़े हुए, जिस पर हरीम ने किन से बाप की जानिब देखा। आया वो मजाक कर रहे हैं? आई एम सीरियस, तराब ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा। ओके। हरीम ने अपने बाबा जानी को माफ़ किया। हरीम ने तराब के दोनों हाथों से इसके कान छुड़वाए। थैंक्स, वरना लग रहा था सारी रात यूं ही रहना पड़ेगा। तराब कहता हुआ बेड पर हरीम के पास बैठ गया, जबकि मरियम दोबारा सो चुकी थी। वो यूं ही थी नींद की दीवानी। अब बताओ बाबा को किसने कहा था वो सब आपसे? तराब अब के नरमी से बोला। मैं मेड आंटी को बुलाने ग्रैनी के रूम में गई तो वहाँ शहीला आंटी और इनकी मदर आई हुई थी। तभी ग्रैनी से ग्रैंडपा की सिस्टर बोली कि तराब से कहो कि शहीला से शादी करे। जब एक बार शादी हो गई तो वो दोनों बच्चियों को चलता कर देगी। पता नहीं इनकी अम्मी कैसी हराफा बच्चन होगी, फिर बेटियां भी तो वैसी ही निकलेगी। मुझे इनकी बातें समझ तो नहीं आई बाबा जानी, लेकिन ज़रूर उन्होंने मामा के बारे में रोंग ही कहा होगा, है ना बाबा? आखिर में बाप से तस्दीक चाहिए। इसे रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इसकी बच्चियों को इसके पीछे क्या क्या नहीं सुनने को मिल रहा था, जैसे वो नादान अपने जहन में ही बिठा रही थी। यूँ तो मेरी बच्चियों की मासूमियत ख़त्म होकर रह जाएगी। मुझे बहुत जल्द ही बाबा से इस मामले में बात करनी होगी। वो सोचता हरीम को और मरियम को खुद में बीच गया, जबकि नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। राफिया और इफ़त दोनों जुड़वा बहनें थी, जिनमें मामूली सा फ़र्क था। कोई बहुत
अपना करीबी ही देखता तो पहचान सकता था, वरना नहीं। ज़ाहद अली इनके मामूजात थे जो शुरू से ही दिल में इफ़त को पसंद करते थे, जबकि इनकी अंडरस्टैंडिंग राफिया से ज़्यादा थी। तीनों ही तकून की मानी थे। स्कूल कॉलेज सब जगह एक ही साथ। इनकी ज़िंदगी में हलचल इस वक्त मची जब इनके क्लास फेलो राना उमर, जो कि एक बिगड़ा रईस ज़्यादा था, राफिया पर दिल हार गया था और इसने पूरे कॉलेज के सामने राफिया को प्रपोज भी कर दिया। जवाब में इसे राफिया का थप्पड़ पड़ा। राना उमर फिर भी पीछे न हटा और अपना रिश्ता भिजवा दिया, लेकिन यहाँ से भी इसको इनकार ही सुनने को मिला, जिससे इसने अपनी अना का मसला बना लिया। घर वालों ने राना उमर की वजह से बिना पूछे राफिया और ज़ाहद का रिश्ता तय कर लिया, जिस पर दोनों राजी न थे। ज़ाहद तो शुरू से ही इफ़त को पसंद करता था, जबकि ये बात राफिया को भी मालूम थी, बल्कि वो तो इफ़त के दिल के हाल से भी वाकिफ़ थी जो ज़ाहद को पसंद करती थी। जबकि इफ़त और सब घर वाले ये समझते थे कि राफिया और ज़ाहद एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए इनसे पूछे बगैर इनका रिश्ता तय कर दिया और साथ ही साथ शादी की तैयारियां भी शुरू होगी दोनों घरों में, जिसे देखकर वो दोनों परेशान हुए, क्योंकि राफिया नहीं चाहती थी कि अपनी बहन की खुशियों पर वो अपना महल तमीर करे, जबकि ज़ाहद ने भी दिल के हाथों मजबूर होकर माँ के सामने अपना आप खोल कर रख दिया, जिसे सुनकर वो सख्ते में चली गई, क्योंकि वो खुद ही इफ़त को अपनी बहू के रूप में देखती आई थी। लेकिन राफिया और ज़ाहद के बीच बेतकल्फी देकर इसे भी गलतफहमी हो गई थी। ज़ाहद ने बहुत चाहा कि यह शादी ना हो, लेकिन तारीख फिक्स हो गई थी, साथ ही साथ इनके इम्तहानात भी थे। जिस दिन इनका आखिरी पेपर था, इसी दिन राफिया की मेहंदी थी। घर मेहमानों से भर चुका था। तभी रास्ते में राफिया को अगवा कर लिया गया। जब शाम को इसे मेहंदी लगनी थी, तब वो राना उमर के साथ घर आई और बताया कि इसका निकाह हो गया है। सबने इसे खूब बुरा भला कहा, लेकिन इसने जुबान से उफ तक ना कहा। पता नहीं राना उमर ने इसे किस तरह से डराया था। सबको इसकी खामोशी से यही लगा कि इसने अपनी पसंद से निकाह किया है। अलमुख्तसर राना को वापस भेज दिया गया, ये कहकर के कल बारात लेकर आना। यूँ राफिया राना उमर की संगत में रुखसत हुई और इफ़त को ज़ाहद की हमराही में दे दिया गया। राफिया पे इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दिन हफ्ते महीनों और महीने सालों में बीत गए। ज़ाहद और इफ़त को अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम नफीसा बेगम ने तराब अली रखा। तराब जो बड़ा हो रहा था, इसकी शरारतें भी बढ़ रही थी। तराब में मगन इफ़त अपनी माँ जाई के दुख को बुलाने में भी कामयाब रही। इनके बाबा तो शादी के एक हफ्ते तक ही जिए थे। एक सुबह वो चुपके से इस दुनिया को खैराबाद करके। ये सदमा सबके लिए बहुत बड़ा था। बाप के जनाजे पर राफिया ही नहीं थी, जो बाप की लाडली बेटी थी। इफ़त का गम बहुत बड़ा था। इसने सहेली जैसी बहन के साथ साथ शफकत वाला बाप भी खो दिया था। ऐसे में ज़ाहद ने ही इसे अपनी भरपूर मोहब्बत से संभाला। ज़ाहद की बहन की शादी नफीसा ने अपने चाहने वालों में कर दी थी। नफीसा जहाँ इफ़त को बहू बनाकर खुश थी, वहीं अपनी आदत से मजबूर इफ़त को राफिया के ताने देने से भी न चूकती थी। तराब 6 साल का था कि इसकी माँ दूसरे बच्चे की बारी किसी पेचीदगी के बायस जहाँ भाग ना हो सकी और खाल के कीकी से जा मिली। ज़ाहद बिल्कुल टूट कर रह गया और तराब बिल्कुल ही अकेला रह गया। फिर ज़ाहद ने अपना आप तराब में गुम कर दिया। नफीसा के बार बार कहने के बावजूद ज़ाहद ने दूसरी शादी ना की। तराब की परवरिश करने लगा। ज़ाहद का अपना कारोबार था। वो कारोबार के साथ साथ बेटे को भी भरपूर वक्त देना चाहते, और कितना ही थका क्यों ना हो देता चाहे कितना ही क्यों ना थका हो। इन्हीं दिनों कारोबारी काम से ज़ाहद अली को दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां वो अपने साथ तराब को भी ले गया, क्योंकि नफीसा बेगम अपनी बेटी के यहाँ गई हुई थी, जिसके यहाँ बेटी की वलादत हुई थी। वहीं इसकी मुलाकात एक पार्क में राफिया से हुई, जो अपनी दोनों बच्चों के साथ पार्क में आई हुई थी। वो दोनों ट्विंस थी। कुछ मिनटों का ही फर्क था दोनों में। दोनों बहुत प्यारी थी, बिल्कुल मम्मी गुड़िया से। दोनों तराब के साथ खेलने लगी। इनमें और तराब में 5 साल का फर्क था। राफिया किसी अपने को सामने पाकर खुलकर रोई और इस पर अपनी जिंदगी की सारी हकीकत आश्कार की। अपना हर दुख हर दर्द अपने बचपन की हमराज को कह सुनाया, जिसे सुनकर ज़ाहद सख्ते में चला गया। फिर वो तराब को ढेर सारा प्यार करती, इफ़त को मेरा सलाम कहना कहती, बच्चों को लिए वहां से चली गई। ज़ाहद इसे चाहकर भी ना बता सका कि जिस बहन को वह सलाम भिजवा रही है, वो इससे बहुत दूर जा चुकी है। वो पहले ही गमों की मारी थी। ज़ाहद इसके गमों में और इजाफा ना करना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद इतला मिली कि राफिया भी इस तारिफानी से कोच कर गई है। शायद अब वो सुकून में हो। ज़ाहद के दिल ने दुहाई थी। नयाब कल से यूं ही भूखी प्यासी बैठी थी। सईदा माँ बार बार इसे खाने का पूछने आ रही थी, लेकिन हर बार इसने इनकार किया। आखिरकार रात को वो खाना इसके आगे रखकर चली गई, ये सोचकर के भूख लगने पर वो खुद ही खा लेगी। लेकिन वो ना जानती थी जो इंकशाफ इस पर हुआ है, वो इसके खाने पीने की सलाहियत मफलूज कर गया है। वो कल से एक ही जाविया में बैठी सिर्फ आंसू बहाने में ही मसरूफ थी। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थी। सुबह सईदा माँ जब इसे देखने आई तो इसकी हालत पर सर पकड़ कर रह गई। इसने फ़ौरन तराब को फ़ोन किया। सारी तफसील सुनने के बाद तराब ने फ़क्त इतना कहा कि मैं आ रहा हूँ। फ़ोन रखकर बच्चियों को जगाया, क्योंकि वो इन्हें साथ ही लेकर जाना चाहता था, जिसका वो फैसला कर चुका था। रात को मज़ीद
पुख्ता हो गया था। ज़ाहद हाउस पिंडी में था, जबकि इसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद की थी। वो रोज़ पिंडी से इस्लामाबाद जाता था। अब जबकि नायाब भी वहाँ थी तो इसने वहीं रहने का इरादा किया, जिसके लिए इसने बाबा से बात करनी थी। उम्मीद थी कि वो इसकी बात को समझेंगे। सुबह सब नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे जब तराब बच्चियों का हाथ पकड़े सीढ़ियाँ उतरता नजर आया। इसने और बच्चियों ने यकज़बान होकर ज़ाहद अली को नफीसा बेगम को सलाम किया। ज़ाहद अली ने तो सलाम का जवाब देते हुए अपने दोनों बाजू वाह किए, जिसमें वो दोनों बच्चियाँ जा समाई, जबकि नफीसा बेगम ने हूँ कहते मुंह फेर लिया। तराब सर झटकते कुर्सी की सीट कर बैठ गया, जबकि हरीम और मरियम भी ग्रैंड पापा से प्यार वसूल करने के बाद अपनी अपनी जगह जा बैठी। नफीसा बेगम ने आंखों ही आंखों में ज़ाहद को कुछ इशारा किया, जिस पर वो गला खंकारता तराब की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो मरियम और हरीम को नाश्ते करवाने में मसरूफ थी, जो इसके दाएं बाएं बैठी थी। तराब, आपने कल क्या कहा है अपने दादू से? ज़ाहद ने नरमी समोए लहजे में पूछा, जबकि नफीसा बेगम के पेशाने के बल गहरे हुए। कितना समझाया था बेटे को कि सख्ती से पूछना। जी बाबा, क्या कहा था मैंने? तराब अनजान बनता पूछा। तराब ने सिरे से बात को अहमियत बिना दी। यही कि तुम शहीला से शादी नहीं करना चाहते, और क्यों नहीं करना चाहते यह भी मैंने दादू को बता दिया था। तराब संजीदा सा बोला, बेटा शादी से पहले सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, फिर जिम्मेदारी पड़ने पर वो खुद को हालात के मुताबिक ढाल देती हैं, और फिर शहीला तो अपने घर की बच्ची है, इसने सब देखा वाला हुआ है। ज़ाहद ने इसे समझाना चाहा। फिर मेरा भी वही जवाब है, सॉरी। और दादू, आपको मेरी या मेरी बच्चियों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे महसूस हुआ तो मैं शादी कर लूँगा, और जहाँ तक मसला मेरी बच्चियों की देखभाल का है, मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। तराब संजीदगी से भरपूर लहजे में बोला। पर तराब प्लीज़ बाबा, उम्मीद है आप मुझे समझेंगे। तराब ने यह कहकर इन्हें कुछ कहने का मौका नहीं दिया। वो बस मैं बस मुस्कुरा दिया। तराब आपसे मिलता बच्चियों को लिए गाड़ी में जा बैठा, जहां मुलाजम डिग्गी में हरीम और मरियम का सामान रख रहे थे। गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के आगे रुकी। बाबा, ये किसका घर है? हरीम ने इश्तियाक से पूछा। ये आपके बाबा जानी का है, और आपका भी। तराब कहते गाड़ी से निकला और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुलकर सोई हुई मरियम को अपने कंधे पर डाला, जो रवायत को बरकरार रखते हुए गाड़ी में सो चुकी थी, जबकि दूसरा हाथ हरीम की तरफ बढ़ाया, जो इसकी शहादत की उंगली थामती गाड़ी से फौरन निकली। तीनों अंदर की जानी बढ़े। वाह बाबा जानी, हमारा घर तो बहुत प्यारा है। हरीम यहाँ वहाँ इश्तियाक से देखती बोली। बाबा जानी, क्या यही आपका वो सरप्राइज था जिसका आपने रात को कहा था? हरीम ने बाप की तरफ देखते हुए कहा, जबकि तराब इसको कुछ कहता कि सईदा माँ इसकी तरफ दौड़ती हुई आई। साहब जी, वो नयाब बीबी को पता नहीं क्या हो गया, आंखें ही नहीं खोल रही। वो घबराते हुए बोली। जबकि इसकी बात सुनता तराब सोई ही मरियम को एहतियात से इनके गोद में देता ऊपर की तरफ बढ़ा, जबकि हरीम भी साथ ही। कमरे में दाखिल होते ही वो इसे बेड पर ऊंधे मुंह पड़ी नजर आई। तराब तड़प कर इसकी जानी बढ़ा, इसको सीधा किया, लेकिन इसकी आंखें हनूज बंद थी। तराब ने इसके गाल थपथपाए, लेकिन कोई शानुबाई ना हुई। तराब इसको सीधा लेटाता फ़ोन जेब से निकाल कर डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। ऐसे ऐसे लफ्ज़ लिखे हैं ना, कभी कभी पता नहीं चलता कि वो सही है या गलत है। हमने कभी पढ़े ही नहीं है, इतने नावल हमने हालांकि पढ़ लिए हैं। अब तो लग रहा है ना हमें उर्दू की बुक ही मंगवानी पड़ेगी कोई। जबकि हरीम ये सब हैरानगी से देख रही थी। थोड़ी देर में ही सईदा माँ के साथ एक लेडी डॉक्टर अंदर दाखिल होने नयाब का चेकअप करने लगी। चेकअप के बाद इसने पर्ची पर चंद लाइनें घसीटी और तराब को ढेर सारी हिदायत करने के बाद ये जा वो जा। डॉक्टर के जाने के कुछ टाइम बाद ही नयाब होश में आ गई। जब वो होश में आई तो इसने खुद को ब्लैंकेट में पाया, जबकि इसके सरहाने छोटी सी बच्ची बैठी थी, जो उसे होश में आता देख खुशी से उछल पड़ी। आपको होश आ गया आनी? जबकि नयाब को इसका खुद को आनी कहना अच्छा लगा, न जाने क्यों। आपको मालूम है, आप जब बीमार हो गई थी तो बाबा जानी बहुत परेशान हो गए थे। हरीम के लहजे में भी परेशानी थी, जिसे बाप का परेशान होना इसे भी परेशान कर गया हो। जबकि इसकी बात मुकम्मल करने पर नायाब को अब ख्याल आया कि वो सिर्फ इस शख्स की ही नहीं बल्कि इसकी बहन की भी बेटी है। आपका नाम क्या है लिटिल डॉल? नायाब ने बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए इससे पूछा, जबकि नायाब के लिटिल डॉल कहने पर वो छिनक गई। हरीम तराब अली। वो छिनपते हुए अपना नाम बता गई। बहुत खूबसूरत नाम है, बल्कि आपकी तरह, सॉरी बिल्कुल आपकी तरह। वो इसके फूले हुए गाल को खींचते हुए बोली। आनी, आपका नाम क्या है? हरीम ने भी पूछा। मेरा नाम तराब अली। इससे पहले कि नयाब जुमला मुकम्मल करती, रूम में दाखिल होते ही तराब ने जुमला मुकम्मल किया, जो नयाब की दवाइयाँ लेने गया था। इसकी बात पर जहाँ हरीम उलझन का शिकार हुई, वही नयाब के चेहरे पर नागवारी आई। बाबा के आनी के बाबा जानी का नाम भी आपके नाम जैसा है? हरीम ने अपनी अंकल के मुताबिक सवाल किया। नहीं डोल, बल्कि आपके बाबा का नाम ही इनके नाम के साथ लगा है, क्योंकि ये मेरी बीवी हैं। मेरी इनसे शादी हुई है, इसलिए ज़बरदस्ती की है। ये भी बताओ। वो हरीम को समझ ना आए इसलिए इंग्लिश में बोल, जबकि वो अनसुना कर गया, क्योंकि मरियम अब इसकी जानिब से मुतवज्जा हुई। बाबा जानी, इसका मतलब है ये हमारी मम्मा जानी हुई ना? हरीम खुशी से चहकते हुए बोली, जिसके जवाब में तराब ने सर हिलाया। तो क्या मैं आपका मम्मा जानी कहकर बुला सकती हूँ?
हरीम नायाब का हाथ थामती बोली, जबकि वो नहीं कहती बेरुखी से अपना हाथ झटक गई। नायाब के हाथ झटकने पर हरीम की आंखें मोटे मोटे आंसू से भर गई, जिस पर वो खामोशी से कमरे से निकलती चली गई। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी परी से इस तरह बात करने की? तुम्हें नहीं मालूम वो बहुत हसास है, अब वो बहुत रोएगी, इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना? नायाब को खुद नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि हरीम की आंखों में आंसू देखकर वो खुद मुस्तरिब हुई थी, लेकिन तराब के आगे वो कुछ कहना ना चाहती थी जिससे वो कुछ किसी गलतफहमी का शिकार होता। वो सिर्फ मेरी बेटियां नहीं है, इसे इस दुनिया में लाने वाली तुम्हारी अजीज तरीन बहन है। वैसे तो बहन से मोहब्बत का बहुत दम भरती हो, पर अफसोस इसी की आखिरी निशानी को रुला दिया। तराब अफसोस से सर हिलाता कमरे से निकल गया, जबकि इसका रुख हरीम और मरियम के रूम की तरफ था। इसके अंदाजे के मुताबिक वो रो रही थी। तराब ने इसे बड़ी मुश्किल से मनाया। फिर रात गए तक वो रूम में दाखिल हुआ, जहाँ वो दवाइयों के जरिए सर सो रही थी। आज नायाब ने खाना खा लिया था। यह बात शाम के खाने पर ही सईदा माई से बता चुकी थी। वो सारा दिन जानबूझकर इसके सामने ना गया था। इसे करवट के बल सोता देख वो भी आराम बेड पर इसके करीब सो गया और फिर आगे बढ़कर एहतियात से इसका सिर अपने सीने पर रखा। गर्दन के पीछे से इसके बाल हटाकर वहां मौजूद एक निशान को शहादत की उंगलियों से सहलाने लगा, जबकि वो उलझ कर रह गया। ये एक बर्थ मार्क था, सेम ऐसे ही साहब की गर्दन पर था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? इसकी साहब तो मर चुकी थी, इसने खुद अपने हाथों से इसे दफनाया था। फिर ये कैसी पहेली थी जिसमें उलझ कर रह गया था? साहब से इसकी पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इसने नई नई पुलिस की सर्विस को ज्वाइन किया था। इसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में हुई थी, जहां सर्विस की तरफ से इसे घर गाड़ी सब अलर्ट हुआ था, लेकिन इसने अपने ज़ाती घर में ही रहने को तरजीह दी। एक मिनिस्टर के घर पार्टी थी जहां वो इनवाइट था। वहीं इसने पहली बार साहब को देखा था, जहां इनकी रस्मी सी हाय हेलो हुई थी। फिर यूं ही एक दिन ड्यूटी से ऑफ होने पर वो अपने घर की जानिब जा रहा था कि एक लड़की इसकी गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो गई थी। तराब इसे गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां इसे थोड़ी देर बाद होश आया। तराब इसे पहचान चुका था। इसे होश में आता देख तराब ने इसे घर ड्रॉप करने का कहा, जिस पर वो घबरा गई और तराब को मना करने लगी, जबकि वो दुल्हन के लिबास में ज़ेबतन थी। तराब को कुछ गड़बड़ लगी, तभी तराब से इसे अपने घर ले आया और इससे इन सब की वजह पूछी। तभी इसने अपनी बीती सारी ज़िंदगी के बारे में बताया कि किस तरह इसके बाप ने फ़क्त शक की बुनियाद पर इसकी माँ को इसकी आंखों के सामने ही मार डाला जब वो 5 साल की थी, और अब किसी बिजनेस डील के सिलसिले में इसकी शादी अपने हम उम्र किसी पार्टनर से करवा रहा है। दूसरे मायने में इसको बेच रहे हैं। इसलिए वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गई और जानबूझकर इसकी गाड़ी के सामने आई। इसका इरादा खुदकुशी का था, क्योंकि ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। सारी कहानी में तराब को जिस बात ने चौंकने पर मजबूर किया वो नाम राना उमर का था, जिसका केस इसे मिला था। अगर वो साहब को पनाह देता तो वो इसके काम आ सकती थी आई विटनेस की सूरत में, लेकिन वो इसे यूं भी अपने साथ कैसे रख सकता था? इसका एक ही हल इसे नजर आया, जो इसने साहब से कहा। साहब पहले झिझकी, लेकिन सूरत हाल देखते हुए वो मान ही गई और यूं ही शाम खामोशी से इनका निकाह हो गया। दिन यूं ही गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आपस की झिझक भी कम होती गई। एक दिन यूं ही साहब के कहने पर इसने लैपटॉप पर से अपनी सारी फैमिली की तस्वीरें दिखाई, पर एक तस्वीर पर साहब अटक गई। बकौल ये इसकी खाला की तस्वीर है। ये तस्वीर इसने अपनी अम्मी के सामान में भी बारहा देखी थी। इसकी अम्मी ने भी इनको बताया था। ये सब जानकर तराब भी दंग रह गया। फिर इसे अपने पाक में हुई मुलाकात याद आई। वाकई इसने भी राफिया को वहीं देखा था, जो थोड़े से फर्क से ही इसे अपनी माँ ही लगी थी, और यूं इस पर इंकशाफ हुआ साहब ही वही परी है जिसे इसने पार्क में देखा था, और तब से ही वो इसके दिल में थी। लेकिन खुदा ऐसे इसकी चाहत को इसका बनाया गया, तो इसके वहमो गुमा में भी नहीं था। इसके बाबा ज़हात ने भी इसे इसकी खाला के हालात ना छुपाए थे, सब बता दिया था। वाकई ये खून की ही कशिश थी जो इन दोनों को करीब ले आई थी। इसके बाद इन दोनों में कोई दूरी ना रही थी, पर न जाने क्यों अपनी शादी की बात वो घर वालों से छुपा गया था, और तो और अपने दोस्त जैसे बाप को भी लाइलम रखा। नायाब के कसमसाने पर वो माजी से पलट आया। इसने नायाब की तरफ देखा, जिसने इसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। तराब ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा, इसके माथे पर बोसा देकर इसके सर से सर मिलाकर आंखें मूंद किया। सुबह नायाब की आंख खिड़की से आती रोशनी से खुली। वो एकदम चौंक कर उठी। इसके जहन में कल से हरीम का मासूम चेहरा घूम रहा था। वो कल ही इसके पीछे जाना चाहती थी, पर हिम्मत ना कर सकी। सही कहा था तराब ने, वो सिर्फ इसकी ही तो बेटी ना थी, इसकी आपी की भी तो थी। नायाब कुछ फैसला करती, फ्रेश होती कमरे से निकल आई। इधर उधर देखती, वो धीरे धीरे कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। इसे सामने ही लाउंज के सोफे पर हरीम टीवी देखती नजर आई। नायाब लपक कर इसकी जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, इसने हरीम के साथ सोफे पर बैठते कहा, जबकि हरीम ने बिना देखे सलाम का जवाब दिया, जबकि इसकी नजरें हनूस टीवी पर थी, जहाँ वो पुरशौक सी कार्टून देखने में मगन थी। नायाब को लगा वो इससे नाराज है। आई एम सॉरी, अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ती बोली, जबकि मरियम हैरान सी सामने बैठी एक परी पैकर को देख रही थी, जो अपने दोनों हाथों को पकड़े इससे सॉरी कर रही थी। आप कौन हैं और मुझसे यूं सॉरी क्यों कर रही हैं?
मरियम हैरानगी से बोली, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो हरीम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको काफी हर्ट किया। न नयाब नदामत से बोल रही थी। मैं हरीम नहीं मरियम हूँ। मरियम ने अपना नाम बताया, लेकिन नयाब कुछ कहती कि अपने पीछे से किसी की आवाज आई, आनी। नयाब ने आवाज पर पलट कर देखा तो पीछे हरीम खड़ी थी। नयाब हैरान से कभी हरीम को देखती तो कभी मरियम को। आप ट्वींस हो? नयाब अपनी हैरत को छुपाते बोली, जी। मरियम ने सरस बात में हिलाया। तब तक हरीम भी इन तक पहुंच चुकी थी और नयाब को इग्नोर करते सोफे पर बैठ गई। नयाब ने ठंडी सांस लेकर इसके फूले फूले गालों को देखा। नयाब अपनी जगह से उठती हरीम के सामने घुटनों के बल बैठती, दोनों कान पकड़ गई। आप अपने नहीं हरीम के। क्या ये लिटिल डॉल अपनी मामा जानी को माफ नहीं करेगी? नयाब के कहने पर जहां हरीम ने हैरान होते हुए नयाब को देखा, वहीं मरियम चीख मारते सोफे से उछली और नयाब के पीछे से इसकी गर्दन में अपने बाजू हमायल किए, जबकि नयाब को हरीम के जवाब का इंतजार था, जो ज्यादा देर से नाराज ना रह सकी और नयाब के गले लगी। नयाब ने इसे खुद में पींच लिया कि आप सच में हमारी मम्मा जानी हो? मरियम को अभी तक जैसे यकीन ना आया था। यस माई लिटिल परी, मरियम के फूले गाल को चूमते हुए बोली, जबकि इसकी बात पर वो खुशी के इजहार पर याहू का नारा लगाती इससे मजीद लिपट गई। तराब जब घर लौटा तो हैरान रह गया कि आज इसकी परियां गाड़ी की आवाज़ सुनती इस तक क्यों ना आई। वो हैरान होता आगे बढ़ा, लेकिन वो इसे कहीं नजर ना आई। इसी हैरानगी में घेर वो अपने रूम तक आया, जहाँ इसे हैरत का झटका लगा ये देख करके नयाब इन दोनों के साथ बेड पर बैठी इन्हें कलरिंग करवा रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर तीनों ने एक साथ दरवाजे की जानिब देखा, लेकिन इसे वहां पाकर नयाब ने फौरन अपना रुख फेरा, जबकि वो दोनों चीखती भागकर बाप के कदमों से आकर लिपटी। हसाबे मूल तराब ने झुककर अपनी दोनों परियों को प्यार किया और फिर दोनों को अपनी गोद में लेकर सोफे पर जा बैठा। इन्हें बिठाकर खुद अपने पाँव को बूट से आज़ाद किया। पापा, आपको मालूम है आज हमें इतना मज़ा आया, हमने मामा जानी के साथ इतना फन किया। मरियम इसे बता रही थी, साथ ही साथ हरीम भी खुशी से सर हिला रही थी। तराब ने एक नज़र नयाब को देखा, वो भी यही देख रही थी। तराब ने एक आंख विंक की, जिस पर वो हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुंह ही मुंह में से बुरा भला कहने से ना चूकी। जबकि तराब ने इसकी हड़बड़ाहट पर दिल खोल कर कहका लगाया। नयाब इसे खुद पर हंसता देख पैर पटकती वहां से वॉकआउट करती वॉशरूम में बंद हो गई। बाबा पार्क चले? मरियम इसका रुख अपनी जानिब मोड़ती बोली, ओके जाओ, आप दोनों नीचे मेरा वेट करो, मैं भी आया आपकी मम्मा जानी को लेकर। तराब के कहने पर दोनों बहनें उछलती कूदती नीचे की जानी भागी, जबकि तराब अलमारी से अपना फॉर्मल सा सूट निकाल कर ड्रेसिंग रूम में चला गया। चेंज करके वो बाहर आया तो अभी तक वो वॉशरूम में ही थी। तराब मिरर के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था जब नयाब वॉशरूम से निकली। इसे इत्मीनान के साथ कि शायद तराब बच्चियों को लेकर चला गया हो, लेकिन इसे ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा देखकर वो जी भर के बदमजा हुई। सर झटकती वो आगे बढ़ती कलर्स को उठाने लगी। तभी तराब ने इसको पीछे से अपने हिसार में लिया। वो तड़प कर सीधी हुई और खुद को इसकी कैद से आज़ाद कराने की तख्तों में मसरूफ हुई, पर बेसुध गिरफ्त मजबूत थी। क्यों हलकान हो रही है जब मालूम है कि ये तुम्हारे बस में नहीं है? तराब ने इसके कान में सरगोशी की। सही कहा आपने, मैं हर बार ये भूल जाती हूँ कि आप एक ढीठ शख्स हैं। अब की बार वो इसके हाथों पर पूरी कुव्वत से अपने नाखून काटती बोली, लेकिन तराब को कुछ ना हुआ। मेरा इरादा तो तुम्हें सिर्फ थैंक्स कहने का था। आज बरसों बाद मैंने अपने बच्चों के चेहरे पर हकीकी खुशी देखी है। सही कहते हैं, माँ की कमी दुनिया की कोई शय पूरी नहीं कर सकती। थैंक्स इन्हें ममता भरा मान बख्शने पर। वो इस पर गिरफ्त मजबूत करता बोला, आप शायद भूल रहे हैं वो मेरी आपी की भी बेटियां हैं। नयाब अजनबियत से बोली, अच्छा तुम्हारी आपी क्या मैके से लेकर आई थी इन्हें? अब की तराब ने भी दूबदू जवाब दिया। इससे पहले का नयाब कुछ कहती मरियम धार से दरवाजा खोलती अंदर आई। नयाब जल्दी से इसकी गिरफ्त से निकली, लेकिन वो भी मरियम थी। बाबा जानी, आपने मामा को क्यों यूं पकड़ा हुआ था? इसके सवाल पर नयाब सटपटा कर रह गई। कुछ नहीं बच्चे, आपकी मामा को अपने साथ ले जाने पर मना रहा था। तराब ने बात बनाई, जबकि इसके झूठ पर नयाब ने हैरत से देखा। ऐसे क्या देख रही हो? अब तुम्हारी नजर में भले मैं बेशरम सही, लेकिन अपनी बच्ची से ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी मामा जानी से रोमांस कर रहा था। वो नयाब से इंग्लिश में बोलता इसके गाल सुरख कर गया। मरियम हैरानगी से अपने माँ बाप को देख रही थी, जो एक दूसरे में ही मगन थे। बाबा, क्या कहा आपने मामा से? मरियम ने खोजती नजरों से पूछा। कुछ नहीं, रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ चलो। तराब ने मरियम को मुतमईन किया। मामा चले ना प्लीज, हमारे साथ बहुत मजा आएगा। अब कि मरियम खुद भी आगे बढ़ती नयाब का हाथ थामती से मनाने लगी, जिस पर नयाब बिना कुछ बोले इस बात में सर हिला गई। जाओ परी, आप नीचे और ड्राइवर अंकल से कहो गाड़ी तैयार करें, हम आ रहे हैं। तराब की बात पर मरियम सर हिलाती नीचे भागी। नयाब भी इसके पीछे लपकी, पर तराब ने इसका हाथ पकड़ कर रोका। कहाँ? तराब ने पूछा। वो नीचे। नयाब ने मनाई। रुको, पहले इसका हिसाब तो दो। तराब ने अपने हाथ दिखाया जहाँ नयाब ने अपने नेल्स छुपाए थे, वहां से खून रस रहा था। आपने भी तो मुझे तंग किया था, नयाब डरते हुए बोली। अच्छा देखो, दिखाओ कहाँ चोट लगी तुम्हारे? तराब ने बोलते साथ ही से अपनी करीब किया और उसके कान में सरगोशी करता इसका कान दांतों से काट लिया। नयाब ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भरा। तराब पीछे हटते हुए इसके हालत पर मुस्कुराया। आइंदा ध्यान से, क्योंकि मैं किसी का हिसाब नहीं रखता। कहते साथ ही वैसे नीचे आने का इशारा करता वहां से चल दिया, जबकि वो आईने में अपना अक्स देखती खून से रिश्ते कान पर हाथ रखती इसके जुल्म पर सिसक उठी।
दिन यूं ही बेकैफ से गुजर रहे थे। हरीम और मरियम बड़ी हो रही थी, अब तो स्कूल भी जाने लगी थी, तराब भी चला जाता। ऐसे में वो सारे घर में बुलाए बुलाए फिरती। एक दो बार इसे तराब ने कहा भी कि वो चाहे तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती है, लेकिन अब हर चीज़ से इसका दिल अचाट हो चुका था। इसने एक दो बार आई थिंक तराब से कहा भी कि इसकी अपने बाबा से बात करवा दे, लेकिन तराब के चेहरे पर राना उमर का नाम सुनते ही चट्टानों जैसी सख्ती आ जाती। ये क्या है वैसे, किधर को जाए हम जो भी नावल आजकल पढ़े हैं ना, उसमें ऐसे ही होता है। जैसे सारून उसके बाबा का नाम नहीं सुनना चाहता था, और अभी तराब भी नहीं सुनना चाहता, कि फिर इसे कुछ कहने की ज़रूरत ही महसूस ना हुई। एक सवाल इसे हमेशा बेचैन के रखता, इसे कभी यहाँ से जाने का मौका मिला तो क्या वो यहाँ से जा सकेगी, जिसके जवाब पर परेशानी रह जाती। हरीम और मरीम के साथ भी इतना घुल मिल जाती थी कि इनके बगैर अब रहना महाल लगता। कई बार इसे ऐसा लगता कि जैसे वो इसकी बहन की नहीं बल्कि खुद इसकी ही बेटियां हैं। इसने खुद ही इन्हें पैदा किया है। तराब के साथ इसका रिश्ता अब भी वैसा ही था। वह इसे अभी तक अपना मजाजी खुदा ना मान सकी थी, लेकिन कभी कभी वो उलझ जाती। इसके बाप ने इसे बताया था कि तराब ने इसकी बहन से ज़बरदस्ती शादी की थी, फिर वो इस पर शक की बुनियाद पर बिना पर तशद्दुद करता इसे मारता पीटता था। इसी मारपीट के नतीजे में वो एक दिन सीढ़ियों पर ना संभल सकी और गिर गई, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन नायाब जितने दिन इसके साथ रही, इस पर हाथ उठाना तो दूर, तराब ने इसे कभी गर्म निगाह से भी ना देखा था। क्या ये मुमकिन है जो शख्स अपनी बीवी को मारता पीटता हो, इसी बीवी से हुई बेटियों पर जान छिड़कता हो? और बाबा ने तो इसे नहीं बताया कि अपी की बेटियां भी हैं। शायद बाबा को मालूम नहीं होता, वरना वो ऐसे शख्स के पास अपनी नवासियों को रहने देता जिसने इनकी बेटी को मारा हो। पर जब बाबा इतना सब कुछ जानते थे तो तराब को गिरफ्तार क्यों ना करवाया? क्या बाबा तराब से डरते हैं क्योंकि वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है? सब बातें सोच सोच के इसका दिमाग फटने लगा। नतीजा वो बिस्तर पर ढेर हो गई। नयाब की आंख रात के किसी पहर खुली तो हलक में मारे खुशकी से कांटे चुभने लगे थे। पानी, वो बामुश्किल ही बोल पाई। तराब जो इसके सराहने ही बैठा ऊँग रहा था, इसे जागता पाकर इसके ऊपर झुका। नयाब, तुम्हें होश आ गया? वो खुश होता साइड टेबल से गिलास में जग से पानी डालता, इसके सर के नीचे हाथ रखता, गिलास इसके लबों से लगा गया, जिससे नयाब ने एक ही सांस में खाली करके सॉरी। अगर तो इसकी ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ है ना, तो ये हम सरासर नहीं मानते। इसका साफ मतलब यही बनता है कि ये नावल है, क्योंकि जितनी ओवर थिंकिंग हम करते हैं ना, हम तो कभी बेहोश ही नहीं हुए। हमारे सर में कभी कभी पेन होने लग जाता है और कभी हमें आ जाता है कि बस अब नहीं सोचना। फिक्रा बोल देना अब नहीं सोचना, तो उसी पे सोचने लग जाते हैं। उफ अल्लाह, कभी भी होश नहीं हुए। ये वाकई नावल है। तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तराब ये कहता नीचे गया और थोड़ी देर तक इसके लिए वेजिटेबल सूप ले आया। गर्मा गर्म सूप इसने साइड टेबल पर रखा, उसको बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर तकियों के सहारे बिठाया और खुद सूप का बाउल ट्रे से उठाकर इसे स्पून की मदद से सूप पिलाने लगा, जबकि नयाब मुसलसल से टिकटिकी बांधे देख रही थी, जिसकी आंखों में एक अलवाही चमक थी, जिससे नयाब को मालूम हो गया था कि वह इसके अंदर का राज पा चुका है। क्या हुआ था मुझे? वो इसे सूप पिला चुका था, अब टिश्यू से इसका मुंह साफ कर रहा था कि नयाब के सवाल पर इसके हाथ वहीं थमे। क्या कहा डॉक्टर ने? अब किसने दोबारा पूछा। वही जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती थी। तराब ने इसे शिकवा करती नजरों से देखा। क्यों छुपाया मुझसे? अब की तराब ने पूछा। मुझे जरूरी नहीं लगा। नयाब नजरें चुराते बोली। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नयाब? वो दुख से बोला। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था, इसलिए आपको बताना जरूरी नहीं समझा। मैं इसे बहुत जल्द ओके थप्पड़ पै गया ठा करके। इससे पहले कि नयाब और विवाद मुकम्मल करती, तराब के थप्पड़ ने इसके अल्फाज दबा दिए। तुम इतनी बेहिस होगी, मुझे मालूम ना था। मुझसे खार खाती हो तो इसका बदला मुझसे लो। इस मासूम का क्या कसूर? छुटकारा चाहती हो ना? ठीक है, तैयार है ना? कल सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर से छोड़ आऊंगा, लेकिन याद रखना अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। कहते साथ ही वो तनफन करता वहां से निकल गया, जबकि नयाब गाल पर हाथ रखे सुन सी बैठी थी। इसे खुद नहीं मालूम वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन किस अंदाज में तराब पर निकाल चुकी थी। गुस्से में वो क्या से क्या बोल गई थी। अब के जो एहसास हुआ तो इसे बाकी अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदगी हुई। अब क्या किया जा सकता था कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कब भला वापस पलटी है। सही बात है। सुबह हरीम और मरीम को इसने खुद ही तैयार किया, जबकि रोज़ नयाब ही करती थी, लेकिन आज तराब ने दोनों को अपने तक ही महदूद रखा। जबकि दूसरी तरफ नयाब इन दोनों का इंतजार ही करती रही। जब काफ़ी देर तक भी वो ना आई तो नयाब खुद में हिम्मत मुजतमा करती नीचे आई, जहाँ वो दुश्मन जान इन दोनों को नाश्ता करवा रहा था। इसे देखकर दोनों नयाब की तरफ जाने के लिए उठी, लेकिन तराब ने दोनों को टिपट कर बिठा दिया, जिस पर दोनों की आंखों में नमी मचली, लेकिन तयाब नज़रअंदाज कर गया। आपकी नाराज़गी मुझसे है, बच्चियों पर क्यों चला रहे हैं? वो आगे बढ़ती इंग्लिश में बोली। ये मेरी बच्चियां हैं, मैं चाहे इन्हें डांटूं या मारूं। तुम कौन होती हो मुझसे बास बरस करने वाली? तराब ने भी दृष्टगी से कहा। मैं माँ हूँ इनकी, वो हिम्मत करती बोली, जबकि इसकी बात मुकाबले के लब पर एक मुस्कुराहट ले आई, एक तंजिया मुस्कुराहट, जिसे देखकर वो अपनी जगह चोर सी खड़ी रह गई। वो
दावा कभी नहीं करना चाहिए जिस पर आप पूरे ना उतरते हों। अपने एनीवे नाश्ता कीजिए, फिर मेरा ड्राइवर आपको आपकी मंजिल पर छोड़ आएगा। तराब बेगानगी से कहता दोनों बच्चियों के स्कूल बैग उठाता, इन्हें लेकर बाहर की जानिब बढ़ा। इसकी आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि इसने इसे बच्चियों से मिलने तक ना दिया। कौन सा नाश्ता, कैसा नाश्ता? वो अपने आंसू पोंछती वहां से चल दी जहां दोनों बच्चियां भागती हुई इसके पैरों से लिपट गई। नयाब ने झुककर दोनों को दीवाना वार प्यार किया। चलो मरियम, मरीम स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तराब की आवाज पर नयाब ने सामने देखा जहाँ वो दुश्मनी जाम कमल यूनिफॉर्म में नयाब को अपने दिल के बहुत करीब लगा। तराब के देखने पर नयाब ने घबरा कर नजरों का जाविया बदला। तराब कदम कदम उठाता इसकी जानिब बढ़ा, दोनों बच्चों का हाथ इसकी पकड़ से छुड़वाया। नयाब भी खड़ी होगी। चाहता तो था मेरी बच्चियां तुमसे ना मिलें, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी तरह पत्थर दिल ना हो सका। ये मेरी बच्चियों की तुमसे आखिरी मुलाकात है। आज के बाद मेरी बच्चियों से तुम दूर ही रहना, वरना तुम्हारा क्या पता मेरी दुश्मनी में तुम कभी मेरी बच्चियों को नुकसान पहुंचा जाओ। वो बोला नहीं, फंकारा था और बच्चियों के लिए वहां से चल दिया, जबकि इसका दिल था कि तराब इसे जाने से रोक ले, लेकिन तराब ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह शिकस्ता से चाल चलती गाड़ी की जानी बढ़ी जहाँ ड्राइवर कार का पिछला दरवाजा खोले मुदबशा इसका मुंतजिर था। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर गमजान थी वो चौंकी, क्योंकि ड्राइवर इसे हॉस्टल के बजाय इसके घर छोड़ने जा रहा था। पापा आ गए क्या दुबई से? वो हैरान होते हुए खुद से बोली। ड्राइवर इसे छोड़ता वहां से जा चुका था, जबकि इसने सर उठाकर इस पर शिकवा इमारत की जानिब नजर उठाई और धीरे धीरे सर झुकाते अंदर दाखिल हुई, क्योंकि चौकीदार इसे आता देखकर गेट पहले ही खोल चुका था। चौकीदार के सलाम पर इसने धीरे से सर हिलाया। वो सीधा अपने रूम में ही बेड पर गिरने से अंदाज में बैठी और बिखरती चली गई। शाम को अपने रूम से फ्रेश होकर निकली, सर दर्द से फटा जा रहा था। इरादा एक कप चाय बनाने का था। किचन में मुलाजमा को काम करता देख से चाय बनाने का कहती वो वहीं लाउंज पर पड़े सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी और वहां से आ तो गई थी, लेकिन इसकी रूह वहीं रह गई थी। जैसे बार बार इसके सोच के ताने वहीं जुड़ते कि हरीम और मरियम जब स्कूल से लौटी होंगी और उसको घर पर ना पाकर कितना परेशान होंगी। अब वो किससे फ्रेंच फ्राइज की फरमाइश करेंगी और मरियम नूडल्स की दीवानी जब इसे पुकारेगी तो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तू जानता है ना परवरदिगार मेरे दिल का हाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तराब पर यकीन करने लगूं तो अपने बाबा गलत लगने लगते हैं, और अगर बाबा पर यकीन करूं तो तराब। ये तो तय है कि इनमें से एक गलत है, मगर कौन मैं नहीं जानती। मगर तू तो जानता है ना ये राज। प्लीज अल्लाह मियाँ, मुझ पर भी ये आया करते कि कौन सच्चा है कौन झूठा। वो वहीं सोफे पर बैठी बैठी ही रब से फरियादी थी। बीबी जी चाय। मुलाजमा की आवाज ने इसके फरियाद में खलल डाला। मीरा, माँ क्या बाबा आ गए हैं? इसने मुलाजमा से पूछा। आहो जी। मीरा माँ ने इस बात में सर हिलाया। कब? दूसरा सवाल आया। 2 हफ्ते होने को आए हैं जी, वो सोचते हुए बोली। अच्छा आप जाएं। इसने मीरा माँ को जाने का इशारा किया और कुछ चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। इसकी सोच की धारों का रुख राना उम्र की तरफ था। अगर पापा 2 हफ्ते से आए हुए हैं तो उन्होंने अब तक मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों ना की थी? कुछ तो है ऐसा जो मिसिंग है, पर क्या? इसे समझ ना सका। इसकी मुलाकात रात के खाने पर अपने पापा से हो सकी। आप कब आए पापा दुबई से? परसों की फ्लाइट से ही पहुंचा हूँ। पर तुम घर नहीं थी। मुलाजमा से पूछा तो पता चला कि तुम घर के बजाय हॉस्टल में हो। तुम्हें कॉल करना चाहिए पर तुमने अटेंड ना की, इसलिए वार्डन से कहा कि तुम्हें मेरा मैसेज दे दे। रानो उमर ने सारी तफसील बताई, जबकि सारे में सिर्फ लफ्ज परसों पर चौंकी। 2 हफ्ते होने को आए हैं जी। क्या मीरा माँ ने झूठ बोला इससे, या राना उमर ने कुछ छुपाया? नयाब, मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त शेख मामून के छोटे भाई मरवान से तय की है और इस संडे को हम एक ग्रैंड पार्टी दे रहे हैं इस खुशी में। आई होप कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना होगा। राना उमर अपनी बात कहकर इसके तासरा देखने लगे। पर बाबा ये सब इतना कुछ अचानक नहीं है, सब कुछ पहले से प्लान था, बस तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपनी स्टडी पर फोकस रखो। अब जब तुम्हारी डिग्री मुकम्मल होने वाली है तो तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम तैयार हो, और मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड? ओ अभी ये क्या मुसीबत है। आज नयाब और मरवान का रिश्ता तय पा जाने की खुशी में पार्टी रखी गई थी। मिक्स गैदरिंग थी। डैड न जाने किस किस्से इसे मिला रहे थे, जबकि वह होंठों पर मुस्नुई मुस्कुराहट लाती सबसे मिल रही थी, क्योंकि इसके पास कोई और चारा न था। इसका होने वाला मंगेतर मरवान इसे शक्ल से ही उबाश लग रहा था। इसे इसकी गलीज नजरें अपने वजूद में महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद इसे पार्टी में वो दुश्मन जहाँ भी आता दिखाई दिया। साथ में DIG भी था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात मानने का, वो DIG से बोला, क्योंकि इसके कहने पर ही DIG तराब को लेकर आया था। अब राना उमर आंखों में शरारत बड़े तराब को ही देखते हुए हाथ मिला रहा था, जबकि तराब भी आंखों में जमाने भर की नफरत समोए इसे देख रहा था। पर साथ खड़ी नयाब पर इसने निगाहें गलत ना डाली। नयाब इससे मिलो, सॉरी, ये SP। राना उमर आंखों ही आंखों में इसे कुछ बावर करवाता बोला, जबकि नयाब तराब पर एक नज़र डालकर सर झुका गया। वजह इसकी आंखों में अपने लिए नापसंदगी देखकर, जिस वक्त मैरून कलर का वेस्टर्न तर्ज का लिबास जेबतन किए खड़ी थी, जिसमें दुपट्टा सिरे से ही ना था। ये सब भी राना उमर के कहने पर था। ओके सर, अब मैं चलता हूँ। अब वो DIG की तरफ पलटता बोला, अरे भाई अभी तो आए हो, थोड़ा रुको। DIG ने कहा, सर आपसे पहले
ही कहा था मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा इस वक्त इसके पास होना लाजमी। आपने सिर्फ ड्रॉप करने का कहा था, सो मैंने हामी भर ली। तर आपके कहने पर नयाब ने तड़प कर आंखें उठाई। वो पूछना चाहती थी किसकी, पर लफ्ज़ ये रही। माना कि अब एक ईमानदार पुलिस वाले होने के साथ साथ एक अच्छे बाप भी हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा रुकने पर फोर्स नहीं करेंगे। जस्ट 5 मिनट। उम्मीद है कि यह पार्टी आपको साल साल याद रहेगी। राना उमर कहते साथ ही नयाब को स्टेज पर ले गए, जबकि मरवान को भी वहीं बुला लिया। अब वो दोनों की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर रहे थे, सब तालियां बजाते भरपूर खुशी का इजहार कर रहे थे। बहुत फिर म्यूजिक स्टार्ट हुआ। मरवान ने एक बाजू इसकी कमर से गुजारा, इसे खुद से करीब किया। सब यहाँ कपल में ही लग रहे थे। तभी किसी लड़की ने तराब को भी डांस की ऑफर की, जिस पर वो हामी भरते स्टेज पर आ गया और सबकी तरह वो भी डांस करने लगा। जबकि मरवान डांस में भी जलालत दिखाने से बाज नहीं आया और बड़ी बेबाकी से नयाब को छू रहा था, जिससे तराब की मुठ्ठियां गुस्से से पींची जा रही थी। इससे पहले वो गुस्से से इसका थोबड़ा तोड़ देता। कपल चेंज हुए, नयाब इसके पास आ गई। वाह, खुद नहीं तुम्हें उस लड़की से के साथ डांस कर रहे, खुद को भी देखो फिर उस पर गुस्सा करो, ठीक है? अगर तुम खुद एहतियात करो फिर कर लो। और थोबड़े का मतलब होता है शक्ल। गलत था मैं जो तुम्हें साहब समझ बैठा था, जबकि तुम तो इसके धूल के बराबर भी नहीं हो। वो इसे गोल गोल घुमाता बोला। मैं अपने बच्चों के लिए ऐसी माँ चाहता था जिसे कभी किसी गैर मर्द ने देखा ना हो। वो इसकी कमर में एक हाथ डाले, जबकि इसका दूसरा हाथ अपने शोल्डर पर रखे बोला, लेकिन मैं गलत था। यहाँ तो बात बहुत आगे की है। मेरे सामने ये हाल है तो इससे पहले तुम कितनों के इसकी बात मुकम्मल होने से पहले नहीं आपने अपना एक हाथ थप्पड़ की सूरत इसकी जाने बढ़ाया, जिससे इसने अपनी गाल की जीनत बनने से पहले ही थाम लिया। ना ना मेरी जान, ऐसा ना करना, गुस्सा आ रहा है, गुड, तो इसे सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। कहते साथ इसने नयाब को गोल गोल घुमाया, जिससे सारे कपल दोबारा चेंज हो गए। अब फिर से नयाब मरवान के साथ ही, पर जैसे मरवान ने मिसबिहेव करना चाहा, एक सन्नाटेदार थप्पड़ मरवान के गाल की जीनत बना। चल भाई तू नीवा नीवा होकर निकल आया बड़ा। पार्टी में एकदम सन्नाटा छा गया। राना उमर सकते में आ गए। ए यू, मरवान नयाब की जानी मारने को लपका के तराब ने मरवान का हाथ पकड़ लिया। शर्म नहीं आएगी एक औरत पर हाथ उठाते हुए? तराब ने मरवान को पीछे की जानिब धकेला। यू बास्टर्ड गाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का देने की? अब के मरवान इसकी जानिब बढ़ा। नयाब ने बिल्कुल सही किया है, तुम इसके साथ मिसबिहेव करे थे। तराब ने कहा, वो मेरी मंगेतर है, मैं इसके साथ जो भी करूं। तुम होते कौन हो? यू ब्लडी, जिस पर अब तराब अपने आप पर काबू ना रख सका और टका कर एक मुक्का इसके थोबड़े पर सीध किया, जिससे मरवान को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। बीवी है ये मेरी, और शुक्र मनाओ एक एसपी की बीवी के साथ मिसबिहेव पर तुम्हें अंदर नहीं कर रहा, वरना वो हाल करता कि तुम्हारी साथ नस्लें याद रखती। तराब इसे वॉर्न करते हुए बोला, जबकि इसके इंकशाफ पर राना उमर ने अपने हाथों में मौजूद पानी का गिलास फर्श पर पटका और तराब की गिरबान से थामा। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरी बेटी तुमसे आज इसी पार्टी में पहली बार मिल रही है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम शादीशुदा हो? सेठ राना उमर, ध्यान से, ये किसी आम शख्स का नहीं, एक पुलिस वाले का गिरबान है। इस रम में आप ही अंदर जा सकते हैं, आई थिंक इस जुर्म में, और गवाही के लिए डीआईजी साहब है, इनकी मौजूदगी ही में ही आपने मेरा गिरबान पकड़ा है। जबकि डीआईजी इसकी बात पर गड़बड़ा गया। ये अब क्या है राना, फिर से धोखा मत भूलो, तुम हमारे साथ धोखा कर चुके हो, और अब की बार मैं अपनी ये इंसल्ट कभी ना भूलूंगा, और ना ही बॉस, मैं आज ही तुम्हारे साथ धंधे बंद करवाता हूँ। तुम जो बिजनेस के नाम पर अपने मुल्क की जड़ें काट रहे हो, मत भूलो कि हमारे पास वह सब सबूत के साथ मौजूद है, जिसके लिए तुम लंबी उम्र तक के लिए जेल में जाओगे। शेख मामून गुस्से से राना के सारे काले चिट्ठे खोलने लगा। ये सब झूठ कह रहा है शेख। राना उमर नफरत भरी एक नज़र तराब पर डालकर बोला, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो अपनी बेटी से ही पूछ लो। अब सबकी नजरें नयाब की गिरद उठी, जबकि इसे यूं नंगे सर देखकर तराब को इस पर फिर से तप चढ़ी। बोलो नयाब, ये शख्स झूठ कह रहा है ना? राना उमर इसके बाजू को जोर से अपनी गिरफ्त में लेता बोला, जिस पर वो डर गई और सरनफी में हिला गई। तराब ठीक कह रहा है, आज से तकरीबन 3 महीने पहले में हमारा निकाह हो चुका है। सुन लिया सुसर जी, वाकई आपने ठीक कहा था, ये पार्टी साला साल ही मुझे याद रहने वाली है। वो तंजिया मुस्कुराहट राना उमर की जानिब उछालता वहाँ से चल दिया, और वो जो इसके साथ जाना चाहती थी, इसे राना उमर बाजू से पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाकर इसे इसके कमरे में बंद किया, और पैंट से बेल्ट निकालता हुआ इसे अपने हाथों पर लपेटता इसकी जाने बढ़ा। जबकि नयाब हैरानगी से मुँह खोले बाप को देख रही थी, जो बेल्ट के लिए इसकी जाने बढ़ा था। नयाब के लिए ये सब नया था, लेकिन राना उमर के लिए नहीं, क्योंकि इसने यही हरबे के ये मरतबा इस्तेमाल किए थे, पहले अपनी बीवी और इसके बाद साहब पर। जबकि नयाब के लिए वो हमेशा आइडियल बाप की सूरत में ही सामने आया। बाबा ये क्या? चुप, एकदम चुप। पहले मुझे सच सच बताओ, नीचे क्या बकवास की तुमने? वो इसके घने बालों को हाथों में दबोचते बोला। मैंने झूठ नहीं कहा बाबा, नयाब ने जल्दी से कहा। मुझे सब शुरू से बताओ। वो इसे बालों पर जोर डालता बोला। नयाब को लगा आज इसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। इसने शुरू से आखिर तक सब बता दिया, सिर्फ एक बात छुपा ली। अगर ये बात है तो हम इससे खुला ले लेंगे। कहते साथ इसने इसे बेड पर पटका, जबकि वो अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोदी से लगा कि शायद तराब इसे अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन वो तो बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गया था।
उफ़ अल्लाह! दूसरी तरफ तराब अपने घर पहुँचा तो सईदा माँ को अपना मुंतज़िर पाया। क्या हुआ माँ, हरीम ने कुछ खाया? तराब के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि वो ठंडी हवा भरता हरीम और मरियम के रूम की तरफ बढ़ा। बाबा मम्मा जानी को नहीं लाए? वो जैसे रूम में दाखिल हुआ हरीम को अपना मुंतज़िर पाया। बच्चे आपने खाना क्यों नहीं खाया? तराब आगे बढ़ता इसे अपनी गोद में लेता बोला, पापा मम्मा जानी के हाथ से खाना है। कितनी मर्तबा कहा है तुम्हारी मम्मा मर चुकी हैं और वो जो थी वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब थी, समझी? तराब दरिश्तगी से बोला, जिस पर हरीम सहम से गई। तराब ने तड़प कर इसे अपने गले से लगा लिया। हफ्ते से ज़्यादा होने को आया था कि हरीम को बुखार हुआ था, जो अभी तक टूटने में नहीं आया था। नायाब के जाने का सदमा दोनों को लगा था। मरियम तो कुछ दिनों बाद नॉर्मल हो गई थी, पर हरीम हसास होने की वजह से नायाब को भुला नहीं पा रही थी, ना ढंग से कुछ खा रही थी। हरीम की एक ही रट थी कि इसे नायाब के हाथ से खाना है, इसे इसकी माँ चाहिए। तराब की मन्नतें करने पर हरीम ने थोड़ा बहुत खाया और फिर दवा लेकर सो गई। इसके सोने पर तराब कमरे से बाहर आया। साहब आप नायाब बीबी को ले आए ना, देखना हरीम बीबी भली चंगी हो जाएगी। जबकि सईदा बीबी की बात पर वो कुछ ना बोला और बाहर लॉन में आ गया। आज वो यूं इसे मरवान की बाहों में देखकर खोल उठा था। इसे मालूम था जब तराब ने कहा कि इसकी बच्ची की तबीयत खराब है, इसका तड़प कर देखना तराब की आंखों से मख्फी ना रह सका। लेकिन वो इसे जानते बूझते न लाया। कुछ ऐसे राज थे जिसे तराब चाहता था नायाब खुद जाने। चोट तराब ने लगा दी थी, अब राना उमर जख्मी खोरदा खुद ही अपने खोल से निकलेगा। दूसरी तरफ नायाब कपड़े तब्दील करके जायनमाज पर सजदा रेस खुदा से मदद की तलबगार थी। बहुत सी दवाओं के बाद इसने जायनमाज को लपेट कर रखा, तभी इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। आने वाला कोई और नहीं बल्कि इनकी मुलाजमा मीरा माँ थी, जिसे खामोशी से अपने साथ चलने को कह रही थी। नायाब हैरान होती बिना कुछ पूछे इसके पीछे चल दी। वो इसीलिए पीछे लॉन में चली गई, जहाँ मौजूद विंडो से अंदर ड्राइंग रूम का मंजर साफ नजर आ रहा था। वहाँ राना उमर मरवान और शेख मामून उमुल खबाइस, पता नहीं ऐसा कुछ, को पानी की तरफ पी रहे थे। ओके, आई थिंक ये वाइन होगी। नायाब ने बात को देखकर सकते में आ गई। इस पर कौन कौन से भयानक इंकशाफ हो रहे थे। तुम फिक्र न करो मरवान, नायाब तुम्हारी ही है। मुझे नायाब ने सब बताया। कैसे इंस्पेक्टर ने नायाब से ज़बरदस्ती ने कहा किया था। हम नायाब को इत्मीनान में लेकर इससे गवाही दिलवाएंगे और जना और जबर का मुकदमा हायर कर देंगे। इससे दो काम हो जाएंगे, नायाब की तलाक भी हो जाएगी और इस ऑफिसर की बदनामी भी। मतलब एक तीर से दो निशाने। राना उमर बामुश्किल लड़खड़ाती आवाज़ में कह रहा था, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इतने दिन इस ऑफिसर के पास रही है और इसने इसे छुआ तक ना हो। अब के मरवान अब अपने सूजे मुंह के साथ बोला, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मैंने नायाब के जहन में तराब के खिलाफ इतना जहर भरा है कि वो चाह कर भी कुछ कभी एक नहीं हो सकते। बिलफर्ज अगर होते भी हैं तो तराब इतना बेवकूफ़ थोड़ी है जो ये जानने के बावजूद कि इसकी पहली बीवी को हमने मारा है, वो नायाब को हमारे पास आने देता। हाँ हाँ, राना उमर ने कहते साथ ही कहका लगाया, जिसका साथ इन तीनों ने ही दिया। अब सुबह होने का इंतजार है, बस वो इंस्पेक्टर आज की नींद चैन से सो ले, क्योंकि हाँ सुबह बदनामी इसके दर पर दस्तक दे चुकी होगी। आखिर में राना उमर गंभीर संजीदगी से बोला। नायाब मुंह पर हाथ रखे अपनी उबड़ती सिसकों का गला घोंट रही थी। मीरा माँ ने इसकी हालत के पेश नज़र से जल्दी से वहाँ से हटाया और उसके कमरे में लेकर आई। जल्दी से इसके होंठों से पानी का गिलास लगाया, जैसे वो एक ही घूंट में चढ़ा गई। ये सब क्या है मीरा माँ? वो सिसकियों से रो रही थी। इसके लिए इंकशाफ ही जानलेवा था कि इसका बाप इसकी बहन का कातिल है। बस मेरी बच्ची सब्र कर, अल्लाह एक मुकर्रर वक्त तक ही जुल्म की रस्सी दराज करता है, जालिम की सॉरी। जब बहुत जल्द तुम्हारी आपी को भी इंसाफ मिलेगा। मीरा माँ ने इसे अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दी। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे तराब के पास पहुंचा दे। मुझे इनके पास जाना है, वरना ये दरिंदा सिफ्त लोग इसकी निशानी को भी मुझसे छीन लेंगे। नायाब बीबी क्या तुम? मीरा माँ इसका इशारा समझती बोली। हाँ मीरा माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मीरा माँ कहती जल्दी से अलमारी से एक शाल निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाती बोली और इसे लॉन की पिछली जानिब लेकर जानिब आने को कहा, जबकि खुद आगे से अपने क्वार्टर में गई। वहाँ मौजूद संदूक से इसने वो मतलूबा चीज़ निकाली जो चाहते समय साहब ने इसे नायाब को देने को कहा था, लेकिन मीरा माँ को इसका मौका न मिल सका। मीरा माँ भागते हुए पीछे लॉन की तरफ आई। एक नज़र इसने खिड़की की तरफ डाली, जहाँ वह दो बेसुध से सोफे पर गिरे पड़े हुए थे, क्योंकि हद से ज़्यादा हराम पी ली थी। मीरा माँ जल्दी से आगे बढ़ी और वो सामान जिसे इसने कपड़े के बैग में डाल रखा था इसने नायाब की तरफ बढ़ाया और वहाँ दीवार के साथ 2-3 ईंटें ला कर रखी। पीछे की दीवार फ्रंट की दीवार से निस्बतन छोटी थी, लेकिन फिर भी इस हालत में नायाब के लिए काफ़ी बुलंद थी। इसने अल्लाह का नाम लेकर छलांग लगा दी, जिसके सेफ्टी के लिए दोनों हाथ अपने पेट के गिर्द लपेट लिए, जिससे इसके गाल ज़मीन पर लगी और होंठ का किनारा फट गया। इसे वक्ती सी तकलीफ हुई, पर पकड़े जाने का एहसास हर दुख पर हावी हो गया। वो जल्दी से उठती वहाँ से भागी और इरादा वहाँ से मेन रोड तक पहुँचने का था, जबकि दूसरी तरफ मरवान नायाब के रूम की तरफ बढ़ा। इसके सर पर अपने इंसल्ट का भूत सवार था। इसे हर हाल में नायाब से बदला लेना था, लेकिन अब जब वो इसके रूम में पहुंचा तो वहाँ कोई ना था। वो वापस मुड़ा ताकि गार्ड्स को अलर्ट कर सके, लेकिन तभी किसी ने कोई भारी चीज़ इसके सर पर फोड़ी, जिससे इसका जहन तारीखी में डूबता चला गया। वो कोई और नहीं मीरा माँ थी, जो इसे इन तीनों के बीच ना पाकर चौंका चौकन्ना हो गई थी। गाना है इसे
बाहर से लॉक करती वो दबे पाँव आराम से जाकर अपने क्वार्टर में सो गई। मानो आज के वाक़ये से वो लाइलम थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुछ साल पहले साहब के भागने से लाइलम थी। अल्लाह की आस पर वो इस कुब्बत खाने से निकल तो आई थी, लेकिन इस रात के घर का रास्ता मालूम नहीं था। वो चली ही जा रही थी, तभी गाड़ी की लाइट्स इसकी आंखों में पड़ी। इसने फौरन से अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखे। गाड़ी के टायर इससे कुछ फासले पर ही चढ़ाए। गाड़ी से कोई निकला, पागल हो गई हो क्या? मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाओ। मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या तुम्हें? और वो जो इस वक्त बिल्कुल ही उम्मीद खो बैठी थी, इसकी आवाज़ सुनती बगैर कुछ कहे इससे लिपट गई। और तराब वो तो नयाब को देखकर सुन ही खड़ा रह गया। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, मुझे मालूम हो गया, मैं गलत थी प्लीज़। वो मुसलसल रो रो कर कह रही थी। तराब ने कुछ कहे बिना खामोशी से इसे खुद से अलग किया और गाड़ी में जा बैठा, जबकि इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा वाक करना ना भूला। नयाब इसी पर शुक्र करती गाड़ी के अंदर आ बैठी। अगले 15 मिनट में वो अपने बंगलों में दाखिल हो चुके थे। सईदा माँ इसे तराब के साथ आता देख खुश हुई। शुक्र है बीबी जी आप आ गई, वरना हरीम बीबी की तबीयत तो संभलने में नहीं आ रही थी। जब से आप गई हैं बच्ची तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई है। अभी भी वेट, आई थिंक डोर तक देख के गई है, पता नहीं ऐसे कुछ लिखा है। डॉक्टर के कहने आई थिंक डॉक्टर देख के गई है। डॉक्टर के कहने पर ही साहब आपको लेने गए थे। सईदा माँ साथ साथ चलते हुए इसे मुसलसल हरीम के बारे में बता रही थी, जबकि तराब इसे हरीम लोगों के कमरे की जानिब बढ़ता देख अपने रूम में चला गया फ्रेश होने क्योंकि वो कुछ मुतमईन सा था, शायद नयाब के आ जाने से। जब वो फ्रेश होकर बच्चों के कमरे में गया तो सामने का मंजर हिसाब तवक्का था। वो बच्चों के साथ लिपट कर बच्चों की तरह रो रही थी। अगर रोने का सेशन पूरा हो गया हो तो हरीम को कुछ खिला दो मोहतरमा, मुझसे तो देर बांधे बैठी हैं कि मामा जानी के हाथ से खाना है, जबकि इनके मामा जानी इनको भुलाए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने चली थी। उर्दू में कहते कहते आखिरी बात वो इंग्लिश में कहता है। इससे सर नदामत में झुकाने पर मजबूर हो गया। तब तक सईदा माँ भी खाना ले आई थी और वहीं वजूद गिलास की टेबल पर खाना चुन दिया। नयाब हरीम को गोद में बिठाती खाना खिलाने लगी, जबकि तराब मरियम को सईदा माँ इसी फैमिली को यूं मुकम्मल देखकर बहुत खुश हुई और दुआएं देती वहां से चल दी। मामा ये आपके लिप्स पर क्या हुआ है? हरीम इसका चेहरा दोनों हाथों के प्यालों में लेकर बोली, कुछ नहीं बच्चे, मैं गिर गई तो चोट लग गई थी। नयाब ने अपने गालों पर हाथ रखे, इसे दोनों हाथ अपने हाथों में लेते चूमते हुए कहा, जबकि तराब ने भी इसकी चोट को जरा भर नजर उठाकर देखा। खाना खाने के बाद तराब तो इन्हें शब्बा खैर कहता अपने रूम की जाने बढ़ गया, जबकि नयाब से इन दोनों ने कहानी सुनने की फरमाइश की। मरियम तो सुनते सुनते सो गई। हरीम ने अपनी स्टोरी मुकम्मल सुनी। अब इसके सवालों का सेशन स्टार्ट हुआ। मामा जानी जिस तरह लिटिल प्यारी को इसकी मामा मिल गई थी, वो सब हैप्पी हैप्पी रहने लगे। आप भी हमारे साथ रहेंगी ना हमेशा? फिर हम भी हैप्पी हैप्पी रहेंगे, इसने कहानी का हवाला देते कहा। बिल्कुल, क्यों नहीं मेरी जान, मामा आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगी। नयाब इसकी पेशानी चूमती बोली, सच मामा? वो एकदम खुश हुई मुझ। नयाब भी इसके अंदाज में बोली। फिर थोड़ी देर तक हरीम भी गहरी नींद में चली गई, जिसके बाद वो एहतियात से बेड से उतरी। अब इसका रुख अपने रूम की जानिब था। वो काफ़ी देर रूम के बाहर खड़ी हिम्मत मजतमा करती रही। बिलाखिर आर या पार का फैसला करती कमरे में दाखिल हुई, जहाँ इसे तराब कहीं नजर न आया। अभी वहीं खड़े खड़े देख ही रही थी कि रूम से मुंसलिक गैलरी से वो आता दिखाई दिया। शायद वो स्मोकिंग करने गया था। वो बिना इसकी तरफ देखे अलमारी की जाने बढ़ा, वहां से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर इसमें ट्यूब निकालता इसके फटे होंठों पर लगाने लगा। कुछ गलत मत समझना, तुमने जिस तरह मेरी बेटी को खुश किया ये इस एहसान का बदला है। नयाब को मुस्कुराता देख वो बोला। ट्यूब लगाने के बाद हाथ धोकर वो बेड की जानिब अपना तकिया उठाने को बढ़ा। अब बेफिक्र होकर यहाँ सो जाए, मैं वहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा, तभी वो जो कब से खामोश खड़ी थी भाग कर पीछे से इसे लिपट गई। आई एम सॉरी तराब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ अली। वो आगे से दोनों हाथों से सख्ती से इसकी शर्ट जकड़ती बोली, जबकि इसका यूं लिपटना मुकाबल के चेहरे पर मुस्कुराहट ला गया। माफ़ तो वो इसी वक्त कर चुका था जब सड़क पर वो इसे मिली थी। तब इसके सीने से लगी बिलक रही थी। इसके होंठ का फटा किनारा इस पर यहाँ कर गया था कि वो किस कदर मुश्किल से इस तक आई है, पर फिलहाल वो इसे थोड़ा और तंग करना चाहता था, इसलिए फौरन चेहरे पर सख्ती लाता हुआ इसका हाथ पकड़े अपने सामने करके। नयाब, बहुत रात हो चुकी है, मुझे काफ़ी नींद आ रही है, इस बारे में फिर बात करते हैं। हाँ, वो कहता सामने पड़े सोफे पर दराज हो गया, जबकि नयाब अपनी जगह खड़ी बेआवाज़ रोने लगी। पहले तो वो बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि अब वो बिल्कुल इसके सराहने खड़े रोने का शुक्र फरमा रही थी। बिलाखिर इसे खींचकर अपने ऊपर गिराया और उसके गिर्द हजार तंग किया। बस तुमसे सिर्फ वेट, आई थिंक ये रो रही है ना, तो इसको कह रहा है कि बस तुम रो लो, यही एक काम तो ढंग से कर। वो अलग बात है कि रोते वक्त तुम्हारी नाक भी बहती है। तराब के कहने पर नयाब ने जल्दी से नाक को हाथ लगाया। झूठे। अब इसके सीने पर हल्की सी चिपर चीज करते बोली, सब कहना वो कभी ना कहना जो कहना चाहिए। तराब मसनूई गुस्से से बोला। क्या? वो हैरत से आंखें फैलाती हुई बोली, आई लव यू। तराब ने कान में सरगोशी की, जबकि वो आई लव यू टू कहती झिनक कर इसके सीने में मुँह छुपा गई।
सुबह दरवाजे पर होती दस्तक पर तराब की आंख खुली। इसने खुद को सोफे पर सोया पाया जबकि नयाब भी इसके ऊपर ही सो रही थी। नयाब इसने हल्के से इसका शाना हिलाया लेकिन वो कुछ मजाक कर दोबारा आंखें मूंद गई जिससे उठने का इरादा न हो। नयाब उठो, देखो हरीम और मरीम खड़ी हमें देख रही हैं। तराब ने इसके कान में सरगोशी की जो काम करके नयाब हड़बड़ा कर उठी लेकिन इसे कमरे के चारों और कोई ना दिखा, सो वो तराब को आंखें दिखाकर रह गई। झूठे, वो इसके बाल पकड़ती बोली, कोई नहीं, मैं झूठा, अगर यकीन नहीं हो रहा तो दरवाजा खोलकर देख लो, कब से दरवाजा पीटा जा रहा है। तराब इसके हाथ से अपने बाल छुड़वाता बोला। नयाब दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुई जहां वक्फे वक्फे से दरवाजा बजने की आवाज आ रही थी। नयाब जल्दी से उठी और दरवाजा खोला। तब तक तराब ने तकिया बेड की जानिब उछाला और खुद वॉशरूम में बंद हो गया। गुड मॉर्निंग मामा जानी। दोनों ने एक ज़बान सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मामा की जान, मामा कुर्बान, वो दोनों के गालों पर बोसा देती बोली। फिर नयाब ने दोनों को स्कूल के लिए रेडी किया क्योंकि हरीम बस जिद थी कि वो भी स्कूल जाएगी। तराब भी रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर आया। सबने नाश्ता किया। नयाब ने लंच बॉक्स दोनों की बैगों में रखे। दोनों ने बारी बारी नयाब की पेशानी पर बोसा दिया और बाहर की तरफ बढ़ी। मेरी बारी। तराब जल्दी से आगे बढ़ा। सईदा माँ भी वहाँ थी। नयाब झिझकती आगे बढ़ गई, इसकी पेशानी पर बोसा दिया। जवाब में तराब ने भी भरपूर कार्रवाई इसकी पेशानी पर की जबकि सईदा माँ की मौजूदगी में वो लाल टमाटर होगी क्योंकि वो मुंह में कपड़ा डाले हंस रही थी। इन्हें हंसता देख नयाब झिनप की। फिर मुलाजमा से सारे काम अपनी निगरानी में करवाती अभी फारिग बैठी थी कि इसे मीरा माँ की दी गई इमानत का ख्याल आया। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे साहब ने मुझे देने के लिए कहा था। सोचती वो हरीम लोगों के कमरे में घिस के वो बैग वहीं साइड पर रखा मिल गया। जब इसे बैग के अंदर देखा तो इसमें से एक लेदर के चमड़े वाली डायरी निकली जिसके फ्रंट पेज पर इसकी माँ का नाम था। ओ, मामा की डायरी, तो मतलब मामा डायरी लिखने की शौकीन थी। इश्तियाक से इसके वर्क पलटती खुद गुलामी से बोलती बेड पर बैठकर पढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती गई इसकी आंखों से आंसू बहते गए। वो किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि इसकी माँ की अपनी का आ बीती थी कि कैसे इसके बाप ने इसकी माँ से ज़बरदस्ती शादी की। अगर वो शादी के लिए हामी ना भरती तो राना उमर ने धमकी दी कि वो इसके सारे खानदान वालों को जिंदा जला देगा। और वो इस कदर जालिम था, इसका राफिया को चंद घंटों में ही इलम हो चुका था। इसकी धमकी इतनी कारगर साबित हुई कि अपनों में जाने के बाद भी इसने ज़बान न खोली, बस चुपचाप खानदान वालों की बातें सुनती रही। फिर इस पर इसके बाप का हमेशा हमेशा के लिए इस पर घर के दरवाजे बंद कर देना। यूँ राना उमर को फ्री हिट मिल गया। वो जो चाहता इसके साथ सलूक करता क्योंकि कोई पूछने वाला ना था। दरअसल वो इससे अपनी इस तस्लील का बदला लेता जिसने राना को सबके सामने थप्पड़ मार कर की थी। दिन महीनों और फिर सालों में तब्दील हो गई। शादी के 5वें साल इसे माँ बनने की खुशखबरी मिली जिस पर राना उमर भी इसे अब तंग ना करता। लेकिन जब इसने औलाद बेटी की सूरत में पैदा की, वो भी एक नहीं दो, तो अब सही मायनों में इसके लिए जलाद साबित हुआ था। ये तो अभी राफिया के ससुर और सास थे, खुदा तरस थे जो बेटे को बहू के साथ ऐसा रवैया रखने पर कोसते रहते थे। जवाब में राना उमर भी इनसे दबता था। वजह वो जायदाद से आकर देते, जो भी हो वो राफिया के लिए किसी नेमत से कम ना थे। राफिया ने इनकी खूब खिदमत की। वो अपने वालिदैन की जगह इनको समझती थी। यही वजह है कि मरते वक्त राना उमर के वालिद अपनी तमाम जायदाद दोनों बच्चियों के नाम करके थे, जिससे राना उमर का पारा और चढ़ गया। माँ बाप के मरने के बाद वो और शेर हो गया और अपनी मनमानी करने लगा, गलत लोगों की सोहबत में उठने बैठने लगा। इन्हीं दिनों इसकी मुलाकात एक शेख से हुई जो पाकिस्तान से लड़कियां सप्लाई करता था। कभी ऐसा हुआ है कि तेजी तेजी में पढ़ते हुए लड़कियों को लकड़ियां बोल दिया। हम अभी पढ़ने लगे थे और समझाते हुए भी फिर बोल दिया। दुबई दोनों में इतनी पक्की दोस्ती होगी कि दोनों इस काम में पार्टनर्स बन गए। पर शेख की नीयत राफिया पर ख़राब होगी। राना उमर से फोर्स करने लगा कि वो इसके दोस्त को खुश करे। तब पहली बार राफिया ने इस पर हाथ उठाया था। राना उमर घर से निकल गया और राफिया भी दोनों बच्चों के साथ करीबी पार्क में चली गई। वहाँ इसकी मुलाकात जहाद अली से हुई जो इसका बचपन का साथी था। दोस्त के आगे अपना गम हल्का करके जब वो घर आई तो राना उमर ने इसे इस बना पर बेल्ट से मारा कि मेरे सामने पारसा बनती हो और मुझसे छुपकर अपने आशना से मिलने गई थी, जिसकी इतला इसे फ़ोन पर ही ड्राइवर दे चुका था। राना उमर ने राफिया को तब तक मारा जब तक वो मर ना गई। असल गुस्सा तो इसे राफिया के मना करने पर था, जिसकी वजह से शेख ने इसे अपनी पार्टनरशिप खत्म करने का कहा था। राफिया की सांस थम गई तो राना उमर परेशान हो गया। फिर सुबह ही सुबह के दफन कफन का इंतजाम किया। राना उमर समझ रहा था कि इसे किसी ने नहीं देखा, जबकि वो गलत था। साहब इसे माँ को मारता देख चुकी थी, जिससे राना उमर लाइलम था। माँ के जाने के बाद साहब चुप चुप सी और डरी डरी सी रहने लगी, जबकि इसके बरखलाफ नयाब शुरू से निडर थी। शायद इसलिए कि इसने माँ को अपनी आंखों से मरता ना देखा था। नयाब और साहब जूं जूं बड़ी होती गई, नयाब बाप के करीब और साहब इससे दूर होती गई। मैटर के बाद नयाब की जिद पर राना उमर ने इसे बाहर के मुल्क भेज दिया। साहब अब तो बिल्कुल अकेली रह गई थी। साहब जूं जूं बड़ी हो रही थी, राना उमर के लिए सोने की तिजोरी की चाबी बन रही थी। सबसे पहले तो 18 साल मुकम्मल होने के बाद राना उमर ने जायदाद के पेपर पर दस्तखत करवाए। फिर इसका रिश्ता इसी शेख से तय कर दिया, जिसने इसी शर्त पर पार्टनरशिप ना तोड़ी थी कि बड़ी होने के बाद साहब की शादी शेख से होगी।
साहब ने एहतजाज किया, जिस पर से भी राना ने बैट से मारा। आखिरकार वो राजी हो गई, लेकिन मेहंदी वाले दिन ही वो वहां से भाग गई थी। नयाब ने डायरी बंद की। इसकी मामा को भी इसके पापा ने मारा था। वो जैसे जैसे सोच रही थी सब आईने की तरह साफ साफ था। डायरी की वजह से वो सारा दिन अफसुर्दा रही। शाम में जब तराब लौटा तो वो तराब की सिर होगी बकूल इसे जानना था कि साहब इस तक कैसे पहुंचे, क्योंकि डायरी में आगे चंद सफ़े साहब ने अपनी आपीती के लिखे थे। वो भी यही तक कि शाम को इसका भाग जाने का इरादा था। नयाब की बात सुनकर तराब ने इसे शुरू से आखिर तक सब बताया। हम बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। फिर एक दिन जब मैं पुलिस स्टेशन से लौटा तो साहब को सीढ़ियों के नीचे खून में लथपथ पाया। मैं इस तक पहुंचा, इससे पहले कि इसे उठाता किसी ने कोई वजनी शय से मेरे सर के पिछले हिस्से पर वार किया। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि साहब के यहाँ 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई है, जबकि खून ज़्यादा बहने की वजह से वो बच ना सकी और मुझे छोड़कर चली गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला साहब को मारने वाला और कोई नहीं, साहब का बाप ही था। तराब अपनी इस वक्त की बेबसी को याद करता रो पड़ा जब वो साहब को बचाने के लिए कुछ ना कर सका था। नयाब ने आगे बढ़कर इसे अपने आप में समेटा। आपने फिर इनको सजा क्यों ना दिलवाई? नयाब दिल गिरफ्ता से बोली। वजह मेरी बच्चियां थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बाद इनका कौन सा सहारा बनता? तराब ने हकीकतमंदी से कहा। पर मैं बिल्कुल ही हाथ पर हाथ धरे ना बैठा। मैंने सामने से ना सही लेकिन बीच बीच में इसे हार्ट अटैक दिए हैं। अब कि वो राजदाराना से बोला। मतलब कैसे? नयाब ने नासमझी से देखा। वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। तराब, इन्होंने मेरी मम्मा को भी मारा था, जिसका सबूत इस डायरी में है। नयाब ने कहते हुए डायरी इसके आगे की। नयाब, तुम्हें मालूम है हमारे बीच एक और रिश्ता भी है? वो डायरी को इससे लेते हुए बोला। मसलन कौन सा? इसने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। तुम्हारी अम्मी मेरी खाला थी। तराब के कहने पर हैरत के सबब इसका मुंह खुल गया। बाकी मतलब आप मेरे इफ़त खाला के बेटे हैं? नयाब ने इसका चेहरा छूते हुए कहा, जिसे यकीन करना चाहती हूँ। वो इसका हाथ पकड़कर इसे चूमते हुए बोला। तराब उसके सीने में मुंह छुपाकर अपना सारा गम आंसू के सूरत बहाने लगी। सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी, सारी उलझी डोरियां सुलझ गई थी। क्या वाकई ऐसा था या कुछ था अभी जो इससे भी भयानक था? सुबह से नयाब की तबीयत थोड़ी बोझल थी। एतवार होने की वजह से तराब और बच्चियां जहाद अली से मिलने पिंडी गए हुए थे, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। तराब ने इसे भी साथ चलने को कहा था, पर इसने सहूलत से इनकार किया था कि फिर कभी सही। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। तराब लोग अभी ना आए थे। वो रूम में ही लेटी थी कि अचानक लाइट चली गई। इसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो फौरन उठकर बाहर आई ताकि किसी से जनरेटर का कहे, लेकिन ये क्या, सामने वरवान खड़ा था जिसने इसे सीढ़ियों की सिमत धक्का दिया। इसे लगा इसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। वो एकदम उठ बैठी। देखा तो तराब साथ ही सो रहा था। इसका मतलब ये मेरा ख्वाब था। इसका दिल किया कि वो तराब को जगाए, लेकिन कुछ सोचकर रुकी। पानी पीकर वो दोबारा अपनी जगह लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। सुबह तक इसकी तबीयत में पसमंदगी सी थी। तराब ने इसके नाना करने के बावजूद इसको डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ इसने डॉक्टर को अपने ख्वाब के बारे में बताया। इट्स ओके मिसिस तराब, इस हालत में ऐसे ख्वाब नॉर्मल है। डॉक्टर ने इसे रिलैक्स किया। लेकिन डॉक्टर, ये ख्वाब जैसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब मेरे साथ रियल में हो चुका है। वो जैसे मुतमईन हुई थी। क्या इससे पहले भी आपको ऐसे ख्वाब आते हैं? डॉक्टर ने पूछा। मैंने कई बार ख्वाब में खुद को सीढ़ियों से गिरते देखा है, किसी को खुद को धक्का देते भी देखा है। मैं गिर रही होती हूँ, किसी को पुकार रही होती हूँ, जबकि बहुत से लोग वहाँ खड़े हंस रहे होते हैं। आपने इससे पहले किसी से अपने ये ख्वाब डिस्कस किए? बाबा से। फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने मेडिसिन लिख कर दी, जिसकी वजह से मुझे ये ख्वाब नहीं आते थे। अब वो कितना अरसा हुआ है तुम्हें वो मेडिसिन यूज़ ना करते हुए? डॉक्टर ने पूछा। जब से हमारी शादी हुई है। नयाब ने तराब का हाथ सख्ती से पकड़ रखा था, जिस पर वो इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दे रहा था। कितना अरसा हुआ है आपकी शादी को? तकरीबन 7 माह। नयाब ने अंदाजन कहा। आप ये पर्ची जाकर काउंटर पर जमा करवाएं। डॉक्टर ने एक पर्ची नयाब की जानिब बढ़ाई। नयाब के जाने के बाद वो तराब की जानिब मुतवज्जा हुई। सर, जैसा कि आपको डाउट है कि मिस नयाब नहीं बल्कि मिस सयाब हैं, क्योंकि आपने इनकी गर्दन के पीछे वैसे ही बर्थ मार्क देखा है जैसा कि साहब की गर्दन पर था। लेकिन आप कंफ्यूज इस वजह से हैं कि ये चेहरा आपकी बीवी का नहीं बल्कि इसकी सिस्टर इन लॉ का है। हो सकता है मिस साहब के साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया हो जिन पर इन्हें मिस नयाब का चेहरा दिया गया हो, और ये सब जिन्हें वो ख्वाब समझ गई हैं इसके ख्याल हों। और हो सकता है जो मेडिसिन वो यूज़ कर रही हों वो इस ख्याल को भुलाने के लिए यूज़ की गई हों। आप जबकि काफ़ी अरसे से इसने वो मेडिसिन यूज़ करना छोड़ दिया है, तभी से वो सब ख्यालात परेशान कर रहे हैं। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी हो सकता है, ये वाकई तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हो बकौल तुमने सिर्फ नयाब का नाम ही सुना था, इससे कभी मिले नहीं। क्या पता इसकी गर्दन के पीछे भी वैसे ही बर्थमार्क हो, और ये भी हो सकता है कि नयाब के साथ भी वैसा वाक़या हुआ हो जिसे ख्वाबों में महसूस होता है, और उसके फादर वाकई इसका सच में इलाज करवा रहे हो। लेडी डॉक्टर ने दोनों पहलू तराब के सामने रखे। पर डॉक्टर, इस तरह की सिचुएशन तो इसके लिए ठीक नहीं है ना? वो भी इस हालत में, इसका कोई तो हल होगा ना? तराब परेशानी से बोला। एक हल है, अगर हम इस चीज़ की जड़ तक पहुंच जाए, मतलब हमें मालूम हो जाए कि ये सब किस वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने कहा। लेकिन ये सब कैसे मालूम होगा? तराब ने बहुत उम्मीद से डॉक्टर से पूछा। अगर वो मेडिसिन जो नयाब इस्तेमाल करती रही है वो हमें मिल जाए तो। लेकिन इससे क्या होगा डॉक्टर? तराब जल्दबाजी में डॉक्टर की बात काट चुका था। इससे होगा ये कि हमें इतना तो मालूम हो जाएगा कि वो मेडिसिन दी क्यों जा रही थी। इसी मेडिसिन से हम बीमारी तक पहुंच सकेंगे कि आया वो वाकई
दवाई नहीं आपकी मेमोरी को मिटाने के लिए दी जा रही थी या कोई दिमागी दवाई है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये इधर गलत लिखा है थी। फिर इसके बाद डॉक्टर वो बेचैनी से बोला, मिस्टर तराब, आप खुद एक ऑफिसर हैं, जानते होंगे जब तक कुछ प्रूफ हाथ ना लगे आगे का लहल अमल तय नहीं करते। हमारे प्रोफेशन में भी यही रूल लागू है। जब तक बीमारी का पता ना चल जाए हम इलाज का पहले ही सही कैसे बता सकते हैं। और वैसे भी मैंने तुम्हारे आगे 2 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात पर भी सिर्फ सर हिला कर रह गया। ओके, तो फिर बाद में मिलते हैं, मुझे अभी दूसरे मरीज को देखने जाना है। लेडी डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहती अपनी जगह से उठी, जबकि वह सर झुकाए किसी गहरी सोच में मसरूफ था। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई सबील ज़रूर निकालेगा और मैं दुआ करूंगी तुम्हारा यकीन सच्चा हो। वो इसके कंधे पर हाथ रखती, इसे तसल्ली देती वहां से चली गई और वह अपनी सोचों में महव कहना आमीन कहना ना भूला था। डॉक्टर के जाने के बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता बाहर निकल गया, जहाँ परेशान से नयाब इसका इंतजार कर रही थी। ओके जी, ये सेकंड लास्ट है। फिर बहुत जल्द वो इस मेडिसिन तक भी पहुंच गया जो नयाब खाती आ रही थी। इसने वो डॉक्टर के पास भेज दी। आज फिर वो डॉक्टर के रूबरू था, जबकि डॉक्टर चुप सी बैठी थी और तराब को इनकी खामोशी बेचैन करी थी। आखिर इससे बर्दाश्त ना हो सका तो पूछ लिया, क्या बात है डॉक्टर, एवरीथिंग इज ऑल राइट? सोच रही हूँ कि कैसे कहूँ, क्या यही तुम्हारा यकीन चीर गया? वो सहाबी है, मगर जहाँ वो डॉक्टर की बात पर खुश हुआ था वहाँ मगर पर आकर परेशान सा हो गया। मगर क्या डॉक्टर, तुमने जो मेडिसिन मुझे दी है इसमें मेमोरी लॉस करने के साथ साथ कुछ और भी मेडिसिन है। जिससे मालूम हुआ कि साहब की फेस सर्जरी हुई है और ये जो मेमोरी डिलीट करने के लिए इसे दवाई दी जाती है ये आम नहीं है। इसके 3-4 डोज ही काफ़ी इंसान के लिए, जिससे वो ऐसा हो जाता है जिससे अभी ही माँ के पेट से आया हो। लेकिन साथ ही इसे कुछ ऐसी दवाई भी दी जाती है जिससे वो सब कुछ ना भूल पाए। यानी वो सिर्फ कोई ऐसे वाक़या को साहब की याददाश्त से मिटाना चाहते थे जिसे साहब की अलावा कोई नहीं जानता, और इसे नयाब का फेस दिया गया। मतलब वो हर हाल में नयाब को ही जिंदा रखना चाहते थे। क्या ऐसा कुछ साहब जानती है? तुम्हें इस बारे में इल्म है? अब की डॉक्टर ने तराब की तरफ देखते हुए पूछा, सवाए इसके कि इसने अपनी वालदा का कत्ल 5 साल की उम्र में होते देखा था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि इसके वालिद ने ही कत्ल किया था। तराब डॉक्टर की बात पर मुहब्बसा बोला, नहीं, ये मामला कुछ और है। डॉक्टर ने पुरसोच अंदाज में कहा, आप परेशान ना हो, मैं अपने सीनियर से इस बारे में मालूमात लेती हूँ। एक फैंटेसी बेस पे नावल आ गया है, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें पता तो है कि मतलब जब मेमोरी लॉस होती है ना, या आप करवाना चाहें तो ऐसी मेडिसिन होती हैं, लेकिन इस चीज़ का हमें नहीं पता कि ऐसी कोई मेडिसिन होती है जो एक टर्म की मेमोरी लॉस करती है, मतलब एक ही वाक्य की। इसका नहीं हमें कुछ इल्म। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो ये फैंटेसी पे चला जाएगा नावल, क्योंकि फैंटेसी वही होती है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में, ब्लैक मिरर है वाइस में, कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो फैंटेसी होती है और वो वही सच होता है। हत्ता कि अगर आपको 4 गोलियां लगी और आप जिंदा है ना, ये भी लिख सकते हैं, फिर भी आप जिंदा हैं, क्योंकि फैंटेसी यही होती है। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। तुम ऐसा करो जहाँ तक हो सके, बस नहीं आपको ये यकीन दिलाओ कि ये सब ख्वाब है और इस हालत में ऐसा होता है। जितना हो सके इसे स्ट्रेस से दूर रखो। वो घर अपनी स्टडी में बैठा था, जबकि इसके हाथ में राफिया की लिखी हुई डायरी थी, जिसमें कुछ सफ़े साहब नहीं लिखे थे। वो 4 मरतबा पढ़ चुका था, लेकिन इसमें से कोई क्लू ना मिला। वो डायरी को अपने हाथ में उलट-पलट कर रहा था और जुबान से क्लू किए जा रहा था। अचानक इसके दिमाग में धमाका हुआ, माय गॉड, मैं इतने सामने की चीज़ कैसे भूल सकता हूँ। वो जल्दी से अपने रूम में आया और अलमारी के ऊपर हाथ बढ़ाकर वहाँ मौजूद की को उठाया। वो की साहब के लॉकर की थी। इसने जल्दी से साहब का लॉकर खोला, इसमें से इसकी डायरी थी। साहब को भी अपनी माँ की तरह डायरी लिखने की आदत थी। वो दोनों डायरियाँ लेकर लॉकर को ताला लगाता वापस स्टडी में बंद हो गया। पहली डायरी इसकी शादी से पहले की थी, इसमें सारी इसकी और इसकी बहन नयाब की बातें थी। दूसरी डायरी में साहब की शादी के बाद की थी, जिसमें इसने अपने और तराब के बारे में लिखा था, इसके साथ गुजारा एक पल। लेकिन डायरी के आखिरी हिस्से में इस पर कुछ ऐसा इंकशाफ हुआ कि वो लर्ज उठा। वहाँ साहब के हाथ से ये पता नहीं क्या लिखा है, ड्रॉ की कुछ पिक्चर्स थी, ड्रॉ की गई थी, जिसमें इसने अपनी और नयाब की पिक्चर बनाई हुई थी, लेकिन वो सेम ही थी। इसमें राय के बराबर जितना भी फर्क ना था। अगर ये दोनों बहनें हमशक्ल थी तो फिर साहब को सर्जरी के जरिए किसका फेस दिया गया था? वो मजीद उलझ गया। इसने साहब की चेहरे वाली लड़की को गूगल पर सर्च किया और जो कुछ इससे मालूम हुआ, दिल चाहा अपना सारा पिस्टल राना उमर की खोपड़ी में खाली कर दे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कितना सस्पेंस है। वो घर पर अकेली थी, एकदम लाइट चलेगी। वो डरते हुए बाहर आई तो इसे कोई नजर ना आया। सईदा माँ, इसने मुलाजमा को आवाज़ें भी लगाई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। तभी 3 नकाबपोश आदमी इसकी तरफ बढ़े। कौन हो तुम? नयाब घबराई से बोली। तीनों ने बिना कुछ कहे अपने अपने नकाब उतारे। एक मरवान, एक मामून और एक था राना उमर। तीनों ही इसकी जानिब बढ़े थे। राना उमर इसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसके पीछे की तरफ जानिब धक्का देती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी और वो तीनों भी इसके पीछे लपके। वो तेज तेज सीढ़ियों से उतरने लगी कि इसका पाँव मुड़ा। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने इसे मजबूती से थामा। इसके जहन में एक धमाका हुआ। तराब, वो कहती इसके सीने से लगी बेहोश होगी।
जल्दी ने माँ बाप बनने की उम्मीद सुनाई। वो दोनों बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी से, अल्लाह का शुक्र करते ना थकते थे। लेकिन जल्दी इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। हुआ यूं कि रोज़ की तरह वो खाना बनाए, तराब की वापसी का इंतजार करती अपने रूम में अच्छी तरह तैयार होने लगी। बस थोड़े दिन तक, फिर जल्दी वो 2 से 4 हो जाते। इन्हें डॉक्टर ये बता चुके थे कि इनके ट्विंस थी। ये न्यूज़ इनकी खुशियों को दुबाला कर गई थी। वो आईने में खड़ी होकर सर से पाँव तक खुद का जायजा ले रही थी। वो मुतमईन सी होकर वो सर से पाँव तक तराब की पसंद के मुताबिक ढली हुई थी। तभी अचानक इसके कमरे की लाइट चली गई। पहले तो वो डरी, फिर इसे तराब की शरारत समझती चुपचाप खड़ी रही। तभी इसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो किसी के कदमों की छाप इसके करीब आकर रुकी। किसी की कदम छाप सांसें इसके गर्दन को झुलसाए दे रही थी। वो शर्मिंदगी से मुस्कुराहट होठों पर लाए सर झुकाए खड़ी थी। साहब, किसी ने गंभीरता से इसे पुकारा, लेकिन वो चौंकी। वो एकदम दूर हटी। ये आवाज़ इसके तराब की तो ना थी। कौन कौन हो तुम? इसके दूर होते ही वो पीछे दीवार से जा लगी। इस आदमी ने जेब से लाइटर निकाल कर रोशनी की। इसका चेहरा देखते ही साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम? वो इतना ही कह सकी। हाँ, मैं। आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जो अपनी पनाहों में आए और खुश ना हो। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे धुतकारा, जिससे मेरी अना बुलबुला उठी। बल्कि तुम दूसरी। पहले तुम्हारी माँ थी जिसने मुझे धुतकारा था और मौत को गले लगा लिया। जानना चाहोगी तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? राना उमर से मैंने कह दिया था कि जिंदा या मुर्दा मुझे इसकी बीवी चाहिए। इसे बेल्ट से मारने के बाद वो समझा कि राफिया मर गई, इसलिए वो इसे मेरे पास छोड़ गया। लेकिन वो बदकिस्मत थी, इसलिए तो इतनी मार के बाद भी जिंदा रही और पूरे 5 साल जिंदा रही। और मेरी द शट अप साहब चलाई। कमीने में तुम्हारा खून पी जाऊंगी। साहब ने तेज में आते ही इसका गिरबान पकड़ लिया, जिससे मुकाबले की आंखों में खून उतरा है। यहाँ तक आने का हक तो मैंने कभी अपने बाप को भी ना दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहते साथ ही इसने साहब को एक थप्पड़ सीध किया। उफ़ अल्लाह, ये सर्दियाँ क्यों आती हैं? वैसे तो मैं ये बहुत पसंद है सर्दियाँ, लेकिन ये पता नहीं क्या है, जितनी मर्जी आप सफाई कर लें, जहाँ मर्जी बैठ जाएं, वो एक मक्खी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और जिसके वैसे तो मुंह में होती है ना कि जिनके पैरों की आवाज़ नहीं आती, वो पता नहीं हमारे पीछे क्यों कल परसों से पड़ी है। इससे कौन से हमारे से इतनी मोहब्बत हो गई है। उफ़ अल्लाह, गुस्सा आ रहा है। मैं अगर आवाज़ है तो सॉरी। साहब की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। तभी इसने इसके बालों को नोचने से अंदाज में पकड़ा और इसे लिए बाहर की तरफ बढ़ा। वहाँ कॉरिडोर में मामून, मरवा और राना उमर भी थी। इसने साहब को राना उमर के कदमों में लापट खाया। बाबा! वो बाप को देखकर तड़प कर इसकी जाने बढ़ी। बाप भी इसकी हालत देखकर तड़प गया। नौफल गुस्सा अपनी जगह, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी से इस तरह बिहेव करने की इजाज़त नहीं है। वो साहब को दोनों शानों से पकड़कर इसे अपने सीने से लगाते बोला। बाप के सीने से लगे वो फूट फूट कर रो दी। इसकी अगली बात पर वो हैरत के झटके से इससे दूर हुई। राना उमर बोला कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी जल्दी करो, मैं अपनी बेटी को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। इसे जल्दी से जल्दी ज़िंदगी से रहाई दो। जबकि इसकी बात पर वहाँ सबका कहका गूंजा। क्या हुआ बच्चे? आओ ना मेरे पास आओ, मुझसे दूर क्यों जा रही हो? वो सब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब बढ़ने लगे, जबकि वो पीछे कदम लेने लगी। देखो, मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बारे में किसी से कुछ ना कहूँगी, अपना मुँह सी लूंगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझ पर रहम करो। मेरे साथ साथ 2 जिंदगियों का सवाल है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मेरा शोहर जीते जी मर जाएगा। मैं इनके आगे हाथ जोड़ती बोली थी, लेकिन वो यूं ही बढ़ने लगे। अचानक राना उमर इसकी तरफ बढ़ता कि वो तेजी से पीछे हुई। ये देखे बिना कि पीछे सीढ़ियाँ थी और वो गिरती चली गई। खून से लथपथ वो इन चारों को हंसते हुए अपने पास आता देखती रही। नौफल इसके ऊपर झुककर माथे से निकलते इसके खून को उंगली लगाकर देखने लगा। उमर, इसने साहब के बाप को आवाज़ दी, ये मरनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ये मुझे ज़िंदा चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे, ये जब मेरे पास आए तो इसे अपना माजी कुछ याद नहीं होना चाहिए। तुम जो करो जैसे करो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। इसने मेरा शेख नौफल का गिरबान पकड़ा है, इसकी तो मैं वो हालत करूँगा कि मौत से भी रहम की भीख मांगेगी। तुम मौत भी इसे ना मिलेगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इसे जितना जल्दी हो सके मेरे पास भेजो। ये कहकर वो निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाए। तराब ने इसकी जख्मी हालत में इसको पुकारा। फिर वो इसे आता हुआ दिखाई दिया। इसे गोद में लेता वो इसका गाल सहला रहा था। तभी किसी ने इसके सर पर किसी भारी शय सवार किया। तराब वो चीख मार कर रूठी। देखा तो हॉस्पिटल के बेड पर थी। तराब इसके सराहने पर था। वो तराब को अपने पास पाती इसके गले से लगती रोए जा रही थी। तभी इसे अपने वजूद में खालीपन का एहसास हुआ। तराब ये, इससे पहले कि वो कुछ पूछती, तराब ने इसके कान में कहा, मुबारक हो, हमारा बेटा हुआ है। जबकि वो हैरान रह गई। सच में वो उसको हैरानगी भांपता हुआ बोला, कहाँ है वो? साहब ने पूछा। वो बाहर है। हरीम और मरियम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तराब, आपको मालूम है, मुझे सब याद आ गया। मैं साहब हूँ। हरीम और मरियम मेरी ही बेटियाँ हैं। वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। मैं इतने दिन अपनी बेटियों से गाफिल रही। मुझे कुछ याद नहीं आता था। वो बेरबत से बोले जा रही थी, जबकि तराब बिना कुछ कहे बस इसने सुने जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही नींद की दवाई की वजह से वो गूंगी में चली गई। डॉक्टर, क्या साहब की याददाश्त वापस लाने का कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है, अगर वही सब इसके सामने दोहराया जाए तो मुमकिन है कि इसकी मेमोरी वापस आ जाए, पर इसमें रिस्क है। 90% चांस है, जबकि
देख ले हमारी अक्ल, जल्दी जल्दी में पढ़ने के साथ 90 कह के फीसद कह रही है। 90% जहाँ से जबकि 10% ये है कि इसकी मेमोरी बिल्कुल जा सकी है, मतलब जिस आज में वो तुम्हारे साथ जी रही है इसे वो भी याद ना रहे। ये अब तुम पर है, तुम क्या करना चाहोगे। तराब मैं 90% के साथ जाना चाहूँगा, पर इसने अपने 2 कुलीग के साथ मिलकर इन तीनों के मास्क पहनकर वो सब किया, जिससे साहब की याददाश्त वापस आ गई। पर अब सवाल ये था कि अगर नयाब ही साहब है तो नयाब कहाँ गई, कुछ तो गड़बड़ है। और वल्लाह तौबा, अगर किसी को समझ नहीं तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसके साथ इसकी स्टार्टिंग से शादी हुई थी ना साहब, और जिसको मरा हुआ करार दिया था और अब फिर नयाब बन के वापस लौटी, वो दोनों सेम थी। एक्चुअली वो साहब ही थी। साहब को नयाब का चेहरा दिया गया, लेकिन वो तो ट्विंस थी, फिर चेहरा देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मतलब ना इसकी मेमोरी का कुछ था कि मेमोरी इसकी लॉस करवा देगी, ऐसे ही कुछ है। फिर भी समझना है तो आप क्वेश्चन पूछें, फिर समझा सकते हैं, हम ऐसे नहीं समझा सकते। फिर इसका जवाब भी तराब को वो जल्द मिल गया। राफिया की मिलिटरी के तहत जिसमें साहब ने ये करार किया था कि मेरी माँ को मेरे बाप ने ही मारा है, वो राना उमर का अरेस्ट वारंट लेकर राना उमर के बंगले पर पहुंचा, जहां इन्हें मीरा माँ की लाश मिली। क्योंकि साहब के भाग जाने के बाद अपने आप का भी एंड मौका पर भाग जाना राना उमर को शक में डाल गया, इसलिए इसने फुटेज में मीरा माँ को नयाब को देख लिया था, इसलिए इसे बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया। इन्हीं रस्सियों में बांधकर इन पर खूब तशद्दुद किया हो, जैसे यूं गुस्से में राना उमर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार गया था। जगह जगह नाकाबंदी की गई, कई जगहों पर छापे मारे गए, जहां से राना उमर का काफ़ी काला पैसा, स्मगलिंग का सामान लड़कियों पुलिस ने बरामद की। लड़कियों के बयान से साबित हुआ कि इन्हें गैर कानूनी तौर से दुबई ले जाकर वहां के शेखों को मुंह मांगे दामों से बेचते थे। यूं एक के बाद एक शिकंजा राना उमर और इसके साथियों के गिर्द कसता चला गया। बिलाखिर इन्हें गैर कानूनी तौर से बोट के जरिए दूसरे मुल्क जाते हुए पकड़ा गया। इनका इरादा यहाँ से ईरान, वहां से इंडिया और फिर वहां से बायर दुबई जाने का था, लेकिन ऐन मौका पर पड़ते छापे ने इन्हें मुंह के बल गिरा दिया। पुलिस स्टेशन में खूब तराब ने हर एक पर अपने हाथ साफ किया। आखिरकार राना उमर ने इतराफ किया कि इसका इरादा तो साहब को मारने का था, लेकिन दुबई के एक अरबपति शेख जिसका काम, ये पता नहीं क्या लिखा है, उसने साहब को जिंदा रखने को कहा था, इसलिए नाचार इसकी जगह इसकी बहन नयाब को मारा गया और साहब की सर्जरी करवा कर इसे डॉन की गर्लफ्रेंड का चेहरा दिया गया और नाम नयाब का, क्योंकि सबको यही मालूम था कि राना उमर की 2 बेटियां हैं, लेकिन इनकी दूसरी बेटी को किसी ने नहीं देखा हुआ था। हत्ता के सर्वेंट्स ने भी, वजह वो शुरू से बाहर ही रही थी, वही सारी ज़िंदगी गुजारी, सिर्फ साहब ही जानती थी कि वो इसकी हमशक्ल है। इसे इसी दिन इमरजेंसी में राना उमर ने बुलवाया था, जिस दिन साहब ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। नयाब को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर साहब की जगह लटा दिया गया। वो अक्ल के अंधे। अब तुम्हें हम पंजाबी में कुछ कहने वाले थे, गधे को, गधे कहीं के, तुम नयाब को मारा ही क्यों, तुम उसको साइड पे भी तो रख के ये काम करवा ही सकते थे, जब तुमने उसको चेहरा ही किसी और का देना था। तुमने कौन सा उसको चेहरा नयाब का देना था कि वो उसका पहले, मतलब दोनों का चेहरा सेम था, तुमने इसको चेहरा शेख की गर्लफ्रेंड का देना था, तो साहब को दे देते। नयाब तो एक अलग ही चैप्टर है ना, उसका नाम ही तो यूज़ करना था तुम्हें, बस उसको कहीं अलग रख देते या किसी दूसरे मुल्क वो जैसे रह रही थी वैसे रहते। तो वाह, ये विलन्स को अकल क्यों नहीं होती वैसे, आपस की बात है। ओके जी, साहब की जगह लटा दिया गया, जबकि साहब को वहीं से लिए दुबई आ गए, जहाँ डॉन के लिए ज़ेरे निगरानी साहब के जारी की सर्जरी की गई। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है सॉरी, कि इसने अपने हाथों से, वो कह रहा था ना कि इसलिए इसने किया होगा कि ये क्या उसका नाम है, उफल्ला अली हमें याद आ रहा है, ये तराब अली ने खुद उसको दफन किया था, तो उसने नयाब को किया था। तराब अली की नज़रों के सामने साहब मर गई है, इस वजह से, इसलिए सॉरी इसने क्या कहते हैं किया, नयाब को मारा। लेकिन ये हॉस्पिटल में आग भी तो लगा ही सकता था, इतना कुछ ऐसा कर सकता है, मतलब रूम में आग लगवाता था, वैसे कुछ कर देता, मतलब कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन नहीं, मार के हल निकाला। क्योंकि डॉन की महबूबा इस वक्त कोमा में है और बहुत सी जायदाद की अकेली वारिस है, जबकि इसकी डॉन की असलियत का पता चल चुका था, इसलिए इसने इसको मारने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो कोमा में थी। डॉन को इसकी जायदाद तभी मिलती जब इसकी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी होती, वरना इसके मरने की सूरत में सब ट्रस्ट के नाम हो जाता। साहब को इसका चेहरा देखकर वो इस आवाज़ इसे अभी थिंक डोज देते रहते थे कि ताकि वो अपनी पिछली ज़िंदगी भुला दे। फिर राना उमर ने इसके जहन में तराब के खिलाफ बातें बननी शुरू की, जिससे इसे यकीन हो गया वो नयाब है और जो मर चुकी है वो साहब है, जिससे इसके बहनोई ने मारा है। इसका प्लान था कि मरवान के साथ निकाह करके साहब को दुबई ले जाकर इसे नौफल के हवाले कर देंगे। वेट, इसमें एक और कन्फ्यूजन है, हम बार बार टोक रहे हैं लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है, वो ये कि जब साहब का जो चेहरा था
वो नयाब के चेहरे के जैसा था, मतलब ट्विंस थे। जब वो उससे मिला, साहब का चेहरा और था। जब साहब का क्या कहते हैं, सर्जरी हुई साहब की और उसका चेहरा बदल गया, उसके बाद जब वो नयाब वर्ग की मिली तो उसको कैसे पता चला कि ये साहब है? उसने सबसे पहले उसको साहब कहा था, क्योंकि साहब का चेहरा तो और था ना, मतलब दोनों ट्विंस थी, इसका चेहरा वो वाला था। साहब के बाद में चेहरा बदल गया था क्योंकि इधर बताया जा रहा है कि सर्जरी हुई थी। फिर उसके बाद तो इसको कैसे तरह आपको पता चला कि वो साहब है, सॉरी, उसकी जैसे दिखती है ऐसा कुछ भी, ये कैसे उसको पता चल गया? क्योंकि चेहरा तो बदल गया था। इस चीज़ की कंफ्यूजन है। और ये पॉइंट राइटर ने ना क्या कहते हैं किया नहीं है, क्योंकि ये एक अहम पॉइंट है और यही सस्पेंस को ख़राब कर सकता है। वैसे सस्पेंस काफ़ी था और काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये सस्पेंस को ख़राब भी कर सकता है, क्योंकि चेहरा बदल गया था। फिर तराब ने उसको कैसे पहचान लिया? अभी ये नहीं कह सकते कि बर्थ मार्क से पहचाना, क्योंकि वो उसको बाद में नजर आया। उसने पहले उसके चेहरे से कहा कि साहब, लेकिन उसका मैं साहब नहीं, मैं उसकी जुड़वा बहन नयाब हूँ, ऐसा कुछ, या फिर कुछ भी है, जो भी। अगर आप लोगों को समझ आई तो हमें समझाइए क्लास में, ठीक है। साहब को मारकर नयाब को जिंदा रखने की एक वजह यह भी थी कि राणा के बाप ने अपनी सारी जायदाद इन दोनों के नाम कर दी थी। साहब से तो प्रॉपर्टी के कागजात पर सिग्नेचर करवा चुका था, लेकिन नयाब की आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकी और संभालना पड़ा। जबकि इसके नाम पर जो जायदाद थी, इसमें से एक ऐसा प्लाट भी था जिसकी कीमत अरबों में थी, जिसे देखकर राणा उमर के मुंह से राल टपकने लगी। इसका रहा था साहब से नयाब के नाम हुई जायदाद पर साइन करवाने के थे। तभी न जाने इसके जहन में क्या समाई कि वो पासपोर्ट चुराती दुबई से पाकिस्तान आ गई और यहाँ कर हॉस्टल में रहने लगी। साथ यूनी में भी एडमिशन ले लिया। इसका मकसद तराब से बदला लेना था। जबकि वहाँ नौफल डॉन को जब इसके पाकिस्तान जाने का पता लगा तो वो बहुत चिल्लाया, गुस्सा हुआ। जबकि राणा उमर ऊपर से बाजार परेशान, जबकि अंदर से खुश थे, क्योंकि जायदाद के पेपर्स पर साइन करने के लिए इसका पाकिस्तान में होना लाजिम था। ये इनके वकीलों की डिमांड थी, इसलिए इसने नयाब के नाम का खुफिया पासपोर्ट वगैरह भी बनवा रखा था कि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती थी, जिससे शेख नौफल लाइलम था। 1 महीना तो डॉन ने राणा उमर को अपनी कैद में रखा, फिर अपने 2 खास बंदों शेख मामून और इसके भाई मरवान के साथ राणा उमर को पाकिस्तान भेजा। इस बेस पर के जल्द से जल्द साहब इसके पास दुबई में हो, लेकिन यहाँ किस्मत अपना खेल खेल चुकी थी। वक्त फिर से इन दोनों को करीब ले आया, गो कि वो खुद भी इस सबसे अनजान थे, लेकिन वो ज्यादा देर अजनबी ना रह सके। इसमें ज्यादा दखल तराब का था। वो शादी की पहली सुबह ही जान चुका था कि वो इसकी साहब है, और इसका यकीन सच्चा साबित हुआ था। जीत इसके प्यार की हुई थी। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम राणा उमर को फांसी की सजा सुनाती है और साथ ही इनके साथियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का फैसला सुनाती है। अदालत के फैसले पर कटघरे में खड़ी साहब, जिसने राणा उमर के खिलाफ बयान दिया था, शुक्रगुजार हुई। आज वो अपनी माँ और बहन के सामने सरखुरू हो गई थी, जिसने इसके कातिल से इसका बदला ले लिया था। तराब लपक कर कटघरे में आया था और अपनी जान से अजीज बीवी को खुद में पींच गया, जो अपनी माँ और माँ जाए की बेकसूर मौत पर फूट फूट कर रो रही थी। कितनी बदनसीब थी ना वो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इसकी अम्मी भी 2 जुड़वा बहनें थी, एक साथ ही इस दुनिया में आई थी, लेकिन जब इस दुनिया से गई तो दोनों को भी आखिरी वक्त एक दूसरे का दीदार नसीब ना हो सका। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों साथ ही आई थी, लेकिन इसे पता ही ना चला कि कब नयाब इसे छोड़कर चली गई। दुख तो ये था कि इसे जिंदा रखने के लिए इसे बेकसूर मारा गया था और फिर इसे अपने ही कत्ल का बदला लेने के लिए भटकाया गया। इन सब में नयाब कहाँ थी? वो एक ऐसा खामोश किरदार थी इसकी ज़िंदगी का कि जिसके जाने का भी पता न चल सका, और घर से भागते वक्त अपनी माँ की डायरी इस आस पर मीरा माँ को दे आई थी कि नयाब को भी इसे जैसे हालात का सामना न करना पड़े। इसे सब पहले से मालूम हो, लेकिन वो क्या जानती थी कि मीरा माँ वो डायरी वापस इसे ही दे देंगी। यानी वो अनजाने में खुद ही मदद कर गई थी। 15 दिनों की रिमांड में रखने के बाद बिलाकर वो तीनों अपना अपना जुर्म कबूल करने पर तैयार हो गए। इन सब में राणा उमर ने बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन इस बार वो बुरी तरह फंसा था। सारे ही सबूत इसके खिलाफ थे। यही नहीं, मामून और शेख मरवान ने भी कबूल किया कि इनका बड़ा हेड शेख नौफल है, जो इनको लीड करता है। इसकी वजह से दुबई की पुलिस इससे रब्ता किया गया, जिससे मालूम हुआ कि वो पहले पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि इसकी महबूबा कौमे से बाहर आ चुकी थी, जिसने इसके खिलाफ पुलिस को गवाही दी, जिस पर पहले इसे 10 साल का काला पानी की सजा दे देगी, जिसके बाद फांसी की, जिस पर नौफल चलाया कि इसे फांसी की सजा सुनाई जाए। साहब के दिल से ये बोझ भी हट गया कि वो अपनी माँ के कातिल को सजा न दिलवा सकी। तराब की संगत में खुशी खुशी वो अदालत से बाहर आई। मीरा माँ, आपने ठीक ही कहा था, अल्लाह एक हद तक ही जालिम की रस्सी दराज करता है। जब खींचता है तो इन्हें फड़फड़ाने तक का टाइम नहीं मिलता, जैसा कि इन चारों के साथ हुआ था। 1 हफ्ते बाद आज तराब और साहब के बेटे का अकीका था, जिसमें जाहद अली और नफीसा बेगम ने शमूलियत करके इनकी खुशियों को दुबाला कर दिया था। तराब के बेटे का नाम शहाब रखा गया था, जो कि नफीसा बेगम ने ही रखा था। इनका रवैया पहले की निस्बत काफ़ी तसल्ली बख्श था। वजह शायद
उन्होंने देखकर या साहब को तराब की बीवी के रूप में देखकर आई थिंक दादी को बताया था कि एक हादसे में साहब तराब से बिछड़ गई थी, जिसे वो समझा कि साहब मर चुके हैं, लेकिन अब वो इसे मिल चुकी थी। जबकि ज़ाहद अली से तराब ने कुछ न छुपाया था। ज़ाहद अली को काफ़ी खुशी हुई राफिया की बेटी को अपनी बहू के रूप में देखकर। फंक्शन में तराब के बहुत से सीनियर्स और जूनियर पुलिस वाले अपनी बेगमात के साथ थे। सब खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। खुशगवार माहौल में खुशगवार शाम का अख्ताम हुआ। तराब हरीम और मरियम को इनके रूम में लाया। साहब शाहब को लिए अपने रूम की जाने बढ़ी। इसके बाद इसको बेड पर लटाती खुद ड्रेसिंग रूम के आगे खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी, आई थिंक ड्रेसिंग मिरर। तब अपने पीछे तराब के उभरते अक्स को देखा, जो इसे ही पुरशौक निगाहों से देख रहा था। क्या है? साहब ने से यूं खुद को तख्ता पाकर पूछा। कुछ नहीं, कहते साथ इसने अपनी पॉकेट से एक चेन निकाली और उसे साहब के गले की जीनत बना दिया। साहब इस चेन को इश्तियाक से छू कर देख रही थी। इसमें अल्फ़ाबेट एस और डी डायमंड के नगों से कुंदे हुए थे। बहुत प्यारी है, साहब बच्चों की तरह खुश होती बोली। जबकि तराब आई थिंक टी आना, जबकि तराब इसके यूं खुश होने पर मुस्कुराया, उसका रुख अपनी जानिब किया। मेरी जान से ज़्यादा तो नहीं, कहते साथ इसकी सभी पेशानी पर बोसा दिया, जबकि इसके अकीदत भरी लिमस पर वो सुकून से आंखें मूंदे खड़ी थी। तराब इसे बाहों में उठाए बेड तक लाया, खुद लेट कर इसे अपने सीने पर लटाकर इसकी घने बालों में उंगलियां फेरने लगा, जबकि साहब को सुरूर सा मिल रहा था। इसकी आंखें खुद ब खुद नींद से बंद होती जा रही थी। हे सोना मत, तराब ने अपना कंधा झटका, जिससे साहब की आंख खुल गई। तराब, आपसे एक बात पूछूं? वो थोड़ी के नीचे हाथ की पुष्ट टिकाए इसके सीने पर हाथ रखे इसे देखते हुए बोले। पूछो, जबकि वह हनूज इसके बालों में ही हाथ फेर रहा था। आप मुझ तक आई मीन नयाब तक कैसे पहुंचे, जबकि आपने तो नयाब को देखा हुआ भी ना था? ये सवाल तो कब से साहब की जहन में कलबला रहा था। जिस दिन तुम अपनी NIC के घूमने की FIR लिखवाने आई थी, वही मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ ली थी और तुम्हारी FIR और तुम्हारी वल्दियत में राना उमर का नाम देखकर मैं तुम्हें पहचान गया था। तभी तुम्हें गवाह करके तुमसे निकाह किया, पर मेरा इरादा तुमसे निकाह करने का था, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत थी जिसके जरिए से तुम्हारे करीब आ गया और तुम्हें पहचान गया कि तुम मेरी ही साहब हो। लेकिन इस फेस की वजह से मैं उलझन में था। मैं इस फेस को नयाब का ही समझ रहा था, लेकिन तुम्हारी डायरी ने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया। ओके, तो उसने अंदाज़ा लगाया था। ओके, हो गया जी, कन्फ्यूजन दूर। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं, नयाब पर तुम हम शक्ल थी, तो तुम्हें नयाब की जगह किसी और का चेहरा देख के हैरानी ना हुई? अब की तराब ने भी इसे अपनी उलझन बताई। इस हादसे के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मुझे कुछ याद ना था। रिश्ते के नाम पर मेरे करीब सिर्फ पापा थे। फिर पापा ने मुझे बताया कि मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे मेरा चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था, इसलिए सर्जरी के जरिए मुझे नया चेहरा दिया गया। लेकिन थोड़े अरसे बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा जहन बिल्कुल ब्लैंक है। मुझे कुछ याद नहीं। कई मरतबा तन्हाई में मैंने एक्सीडेंट के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन कुछ याद ना आ सका। बाबा ने बताया एक्सीडेंट की वजह से मेरे ब्रेन में चोट लगी है, जिसकी वजह से मुझे सही से कुछ याद नहीं। इसके लिए मेरा इलाज चल रहा है। फिर मुझे दवाई दी जाने लगी। साथ ही साथ बाबा मेरा ब्रेन वॉश करने लगे कि मेरी जुड़वा बहन साहब को इसके शोहर तराब ने मार डाला है। सुबह शाम वो मुझे कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह देते, जिसकी वजह से मेरे दिल में अपने बहनोई तराब के लिए गमो गुस्सा भरने लगा। इसी गमो गुस्से का नतीजा था कि एक दिन मैं बिना कुछ कहे अपना पासपोर्ट चुराकर पाकिस्तान चली आई। मेरा मकसद अपनी बहन के कत्ल का बदला लेना था, इसलिए मैं अपने घर जाने के बजाय हॉस्टल में रहने लगी। लेकिन मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम न था, सवाए इसके कि आपका नाम तराब है और आप पुलिस में हैं। लेकिन किस्मत को हमें मिलाना था, इसलिए यूं ही जाते वक्त मेरा NIC गुम हो गया। कहते हुए वो खामोश हुई। ये दुनिया खुदा की बनाई हुई है और हम सब खुदा के बंदे हैं, लेकिन कुछ लोग ये बात भूलकर खुदा बन बैठते हैं। खुदा भी इनकी रस्सी दराज करता जाता है, जिससे वो और शेप आते हैं। लेकिन जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो कुछ नहीं बचता। अब यही देख लो, हम दोनों को अलग करने के लिए कितने जतन किए गए, यहाँ तक कि तुम्हें मेरे खिलाफ किया गया। तुम अपने ही कत्ल का मुझसे बदला लेना चाहती थी, पर हुआ क्या? वही ना जो खुदा को मंजूर था। सारी तुम्हारी याददाश्त ना होते हुए भी तुम पाकिस्तान आई, चाहे बदले की आग में ही सही। फिर तुम्हारा NIC कार्ड का गुम होना, तुम्हें बिना देखे ही मेरा तुम्हें पहचान लेना, हमारा निकाह, सब मानो जैसे एक ख्वाब सा था। और ये सब इसलिए कि अल्लाह ने हमें मिलाना ही था। ओके, फिर कैसे ही हम जाने दुश्मन से एक दूसरे के राहे दिल के मकीन बन गए, पता ही ना चला। तराब इसकी आंखों में कहता गंभीरता से बोला। इसे साथ लिटाते इसके ऊपर झुका ही था कि दरवाज़ा धड़ाम से खुला। तराब फौरन से साहब के पहलू में गिर गया। साहब भी पल में इससे दूर हुई। बाबा, आज हम आपके मामा जानी के और गुड्डू के साथ सोने आए हैं। गुड्डू नाम इन दोनों बहनों की ही इजाद थी। मरियम ने आते साथ ही ऐलान किया। हाँ बाबा जान। हरीम भी इस बात में सरहलाती बोली। अच्छा, आप कहाँ सोएंगे? बेड पर तो मेरी मामा और सिर्फ गुड्डू की जगह है। तराब बेचारगी से बोला। मुश्किल से तो साहब इसके हाथ लगी थी, जिस पर इसकी परियां पानी फेर गई थी। तराब की बात पर दोनों के मुंह लटके। हरीम
मरियम बाबा से कहो जगह दिल में होनी चाहिए, बेड काफ़ी बड़ा है, हम सब एडजस्ट हो सकते हैं। साहब ने इन दोनों के लटके मुंह देखे तो कहा, जिस पर वो दोनों पुरजोश सी बैठ की जाने बढ़ी, जबकि तराब ने साहब को आंखें दिखाई, जिससे साहब बड़ी खूबसूरती से इसे नज़रअंदाज करते दोनों परियों की जानिब देखने लगी जो बेड पर चढ़ चुकी थी। साहब ने मुस्कुराकर इनका वेलकम किया और साहब को बेड के साथ रखे बेबी कार्ट में डाल दिया। मरियम और हरीम को अपने और तराब के बीच लटाया, जिस पर तराब ठंडी हवा भरकर रहकर अपने साथ लेटी अपनी परी हरीम को हक कर लिया, जबकि मरियम माँ से लिपटी हुई थी। तराब ने हाथ बढ़ाकर साहब के कमर में डाला और पुरसुकून सा आंखें मूंद गया। थोड़ी देर बाद ही वो सब मीठी नींद सो रहे थे। तराब को जाग आई तो इसे एक शायद सूझी। इसने अपने साथ लिपटी हरीम को उठाकर अपनी साइड सुलाया और मरियम को भी, ऐसे कि वो दोनों दरमियान में, जबकि बच्चियाँ इनके अतराफ में सो रही थी। अब वो ईजी होकर साहब को अपने साथ लगाए सो रहा था। साहब इसकी गिरफ्त में हल्का सा कसमसाई फिर सो गई। सुकून रूह हो तुम्हारे बगैर अब गुजारा नामुमकिन है। वह सरगोशी करता सुबह का साहब का रद्द-ए-अमल सोचता खूबसूरत सी मुस्कुराहट लोगों पर सजाए नींद की वादियों में खो गया। जबकि खिड़की से बाहर चांद ने अंदर झांका, इन्हें यूं सोते देखकर इनके हमेशा खुश रहने की दुआएं करता वो पुरसुकून होता बादलों की ओट में जा छुपा। खत्म शुद्ध हो गया, मतलब खत्म हो गया। उफ, आजकल हम जितनी भी शॉर्ट स्टोरी पढ़े हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, है ना। हमने लास्ट टाइम जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी ना, वो कौन सी थी वो हमें याद भूल गया है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी थी और ये वाली भी अच्छी है। और एक हमने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी जुनूनियत, वो हमें तकरीबन ठीक ठाक सी लगी, लेकिन ये वाली काफ़ी अच्छी है। और एक जो हमने पहले पढ़ी थी उनका नाम नहीं याद, वो वाली भी अच्छी थी। सो आपको नावल कैसा लगा लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और हम कोई नावल स्टार्ट करने लगे हैं, होप्स हो कि आपको पसंद आएगा पार्ट्स में, ठीक है। फिर लोगों का तो पार्ट्स में। ओके, खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।